नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मंथली करंट अफेयर का वीडियो लेकर। स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम अपने व्यूवर्स के समक्ष हाजिर है अपने टाइम से। जुलाई मंथ 2022 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इवेंट्स और उनसे जुड़े फैक्ट्स का हम अध्ययन करेंगे इसमें। हाल में यूपी SSSC LDA मेंस पेपर जो हुआ था सप्लाई इंस्पेक्टर का, उसमें 4 सवाल, यूपी लेखपाल पेपर में 3 सवाल, जिसमें एक यूपी करंट का था और 2 नॉर्मल करंट अफेयर थे। उसमें सारे के सारे प्रश्न स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के वीडियो और टॉप 600 वीडियो को देखकर आसानी से सॉल्व की जा सकते थे। अगर आप इन दोनों वीडियोज़ को रेगुलर फॉलो करते हैं तो इन सभी एग्जाम्स में आप करंट अफेयर का कोई भी सवाल मिस नहीं करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ें, वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट और जो भी मैंने बताया उसके प्रूफ भी दिए जाते रहते हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग एग्रीमेंट सेक्शन से। एग्रीमेंट सेक्शन शॉर्ट रखेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पर टू द पॉइंट सवाल ही बनता है। तो एग्रीमेंट टू क्रिएट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने के लिए समझौता किया है अडानी ग्रुप ने और फ्रांस के टोटल एनर्जीज ने। तो यहाँ पर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है? टोटल एनर्जीज जो कि फ्रांस से है और अडानी ग्रुप जो कि इंडिया से है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए इन लोगों ने पार्टनरशिप की है। रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर ये स्थापित होगा कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, उसने यहाँ पर समझौता किया है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भी गांधीनगर में है, तो यहाँ पर गांधीनगर में खुलेगा एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था करंट अफेयर के वीडियो में ही कि इंडिया जो है अफ्रीका से कुछ चीता यहाँ पर मंगा के इंट्रोड्यूस करना चाहता है भारत में। भारत में चीता की प्रजातियाँ फिर से हम जो है समृद्ध करना चाहते हैं। तो उसके लिए नामीबिया के साथ हमने समझौता किया है। नामीबिया से 8 चीते आएंगे, 4 मेल 4 फीमेल, और उन्हें कुनो नेशनल पार्क में जो है रखा जाएगा मध्य प्रदेश में। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क्स हैं। हमारे एग्जाम में सवाल आता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर हमसे पूछे हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किस स्टेट में है, देन इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जनरल पूछे कि कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो नंबर वाइज सबसे ज़्यादा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास है। एज अ यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है। एज अ स्टेट महाराष्ट्र के पास है सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। रामसर वेटलैंड्स की संख्या भी बढ़ गई, उसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। एक MOU साइन किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक इंडोनेशिया के बीच। किस लिए किया गया है? भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए सहयोग आपस में करेंगे ये दोनों बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया। इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ ने गुजरात ओलंपिक संघ और गुजरात राज्य सरकार के बीच समझौता किया है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। हमारे यहाँ पर एक बड़ा इवेंट होता है राष्ट्रीय खेलों का, यानी कि नेशनल गेम्स का। 36वां राष्ट्रीय खेलों का संस्करण कहाँ पे होगा? गुजरात में। गुजरात के 6 शहरों में ये आयोजित होने वाला है। 2022 में ये होगा 27 सितंबर 2022 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग लेते हैं। तो ये नेशनल लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट होता है हमारे यहाँ पर, नेशनल गेम्स। ये होगा गुजरात में। राजस्थान अपने यहाँ पर एक महिला निधि सेटअप करेगी। महिला निधि स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता किया है राजस्थान की सरकार ने। ओनली विमेन के लिए एक सहकारी बैंक स्थापित करेंगे जिसका नाम राजस्थान महिला निधि होगा। उसके लिए सपोर्ट लिया जा रहा है तेलंगाना के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ का। ठीक है, तो जैसे ये बैंक तेलंगाना स्त्री निधि के नाम से तेलंगाना में है, ऐसे राजस्थान महिला निधि के नाम से राजस्थान में सेटअप करने के लिए इन्होंने सहयोग यहाँ पर लिया है तेलंगाना की सरकार का। अगर हम अपॉइंटमेंट में बात करें तो अपॉइंटमेंट इस मंथ का सबसे बड़ा हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, उनके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स उनके पहले देख लेते हैं जिसमें केवल हमको ऊपरी तौर पर जानकारी चाहिए। जैसे मनोज कुमार ये न्यू चेयरपर्सन बन गए हैं KVIC के। ठीक है, आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि KVIC की स्थापना किस 5 ईयर प्लान में हुई थी। इसके बाद अमिताभ कांत जो है G20 समिट जो होने वाली है उसमें भारत के नए शेरपा बन गए हैं। भारत के रिप्रेजेंटेटिव पहले पीयूष गोयल थे, अब उनका स्थान ले लिया है अमिताभ कांत ने। क्योंकि भारत हेड करने वाला है G20 को 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक के लिए, इसलिए भारत के शेरपा बने हैं अमिताभ कांत। ठीक है,
और शेरपा का अर्थ क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से वार्षिक G20 सम्मेलन में किसी देश सरकार का प्रतिनिधि होता है, जिसको शेरपा कहा जाता है। येर लैपिड ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल ये बन गए हैं, इन्होंने नफ्ताली बेनेट को रिप्लेस कर लिया है। आशीष कुमार चौहान ये न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। रॉड्रिगो शेव्स रॉबल्स ये कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। विनीत सरण ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। इससे पहले डी के जैन थे और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था जून में, इस वजह से इन्होंने इनका स्थान ले लिया है। विनीत सरण अब आ गए हैं डी के जैन की जगह। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम ये फोर्स कमांडर बन गए यूनाइटेड नेशंस मिशन जो साउथ सूडान में, वहाँ पर दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर मोहन सुब्रमण्यम। श्री तपन कुमार डेका ये बन गए हैं डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के। अविनाश कुलकर्णी ये इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के नए हेड बन गए हैं। राहुल नार्वेकर ये महाराष्ट्र विधानसभा में नए स्पीकर बने हैं और ये पूरे देश में सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष भी बने हैं। ठीक है, राहुल नार्वेकर यंगेस्ट स्पीकर ऑफ एनी हम लोग कह सकते हैं स्टेट असेंबली। आर दिनेश ये प्रेसिडेंट बन गए हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के। संजीव पुरी वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं इसी संगठन के भारतीय उद्योग परिसंघ के। जगदीप धनखड़ ये गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल जो रह चुके हैं, ये बीजेपी और एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे और ये एम वेंकैया नायडू जी का स्थान लेंगे, जो उनका कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे जगदीप धनखड़। श्री समंत कुमार गोयल ये सेक्रेटरी बन गए हैं रिसर्च और एनालिसिस विंग यानी रॉ के। ठीक है, खुफिया एजेंसी जो हमारी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके सचिव समंत कुमार गोयल। पारितोष त्रिपाठी ये भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए। रानिल विक्रमसिंघे ये नए राष्ट्रपति बने थे, वहाँ पर अनरेस्ट चल रहा है श्रीलंका में, तो राष्ट्रपति चेंज हो गए, गोटाबाया राजपक्षे की जगह आ चुके हैं रानिल विक्रमसिंघे और नए प्रेसिडेंट के साथ वहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, दिनेश गुणवर्धने प्राइम मिनिस्टर और रानिल विक्रमसिंघे नए प्रेसिडेंट श्रीलंका। इंदरमीत गिल ये चीफ इकोनॉमिस्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए वर्ल्ड बैंक में। श्री नितिन गुप्ता ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष बने हैं CBDT के। डॉक्टर आरती प्रभाकर ये भारतीय मूल की प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक बन गई हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार। साथ ही आरती इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और अश्वेत महिला है या अश्वेत हैं, इन्होंने एरिक लैंडर का स्थान लिया है। तो कई बार अमेरिका में कुछ ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति बन जाते हैं, तो कभी कभी उनका नाम पूछ लेते हैं हमारे एग्जाम्स में। आरती प्रभाकर ध्यान रखिएगा। श्री एकनाथ शिंदे ये महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बन गए हैं, इन्होंने जो है उद्धव ठाकरे का स्थान लिया था, इनको शपथ दिलाई थी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। श्री आर के गुप्ता ये डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। जयंती प्रसाद भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य यानी कि होल टाइम मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। फर्डिनेंड मार्कोस ये फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट बने हैं। एल्वरो लेरियो ये बने हैं नए प्रेसिडेंट इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के। इसके बाद ब्रजेश कुमार उपाध्याय ये चेयरपर्सन MD बने हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के। ये वैसे इतना याद रखना जरूरी नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं चाहें तो। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15वीं भारत की राष्ट्रपति। ठीक है, और इन्हें मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने शपथ दिलाई थी। वे भारत की पहली महिला आदिवासी महिला बनी है और दूसरी राष्ट्रपति महिला बनी है। उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें कई बार मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आने की संभावना होती है, खासकर UPPCS में। तो इनका जन्म जो है ये 20 जून 1958 ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है किस मेटल के एक्सकवेशन के लिए या फिर डिपॉजिट्स के लिए प्रसिद्ध है, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। 2015 से 2019 तक झारखंड की नवी राज्यपाल रही थी। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वे 6 मार्च 2000 से लेकर 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन विभाग का स्वतंत्र प्रभार इनके पास था। 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री थी वहाँ पर ओडिशा में। 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक नीलकंठ पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। वह भारतीय राज्य में राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होने वाली ओडिशा की पहली महिला आदिवासी नेता थी। 15वें राष्ट्रपति कार्यालय के चुनाव के लिए NDA की वो उम्मीदवार थी। ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी है, इससे पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इनका पुरस्कार और ये जो है किस किस पार्टी से एसोसिएटेड रही हैं, गवर्नर जो है किस पीरियड से किस पीरियड तक रही हैं, ये सब पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे यहाँ पर। रीजनल डायरेक्टर का स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है WHO की तरफ से PGI MER अस्पताल जो चंडीगढ़ है उसे। तंबाकू नियंत्रण में
अपने निरंतर प्रयासों के लिए अस्पताल को ये अवार्ड मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हर साल जब हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं मई में, तब ये पुरस्कार अनाउंस किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये किस अस्पताल को मिला है? ये भारत के अस्पताल को मिला है। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमम अवार्ड, ये जापान सरकार के द्वारा उन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया है, जिनकी हत्या हुई थी अभी इस मंथ। शिरोमणि अवार्ड जो है यूनाइटेड किंगडम में एनआरआई वर्ल्ड समिट हुई थी, उसमें ये दिया गया है मिशेल पूनावाला को, श्री साधु ब्रह्म विहारी को, भगवान रामी रेंजर को, रीता हिंदुजा छाबड़िया को। तो इन लोगों को शिरोमणि अवार्ड सम्मानित किया गया एनआरआई वर्ल्ड समिट जो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी उसमें। मिसिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 की प्रतियोगिता हुई थी और इसमें ये पुरस्कार जीता है पल्लवी सिंह ने, जो कि भारत से और उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं। 110 देशों की पार्टिसिपेंट्स ने इसमें भाग लिया था। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के योसो शहर में हुआ था। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं पल्लवी सिंह। सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार, बड़े संस्थानों की श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद तेलंगाना में इंस्टीट्यूट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग आईकार इंस्टीट्यूट अवार्ड ये दिया जाता है। आईकार का स्थापना दिवस मनाया गया था, उसी पर यह अवार्ड दिया गया बड़े संस्थानों की श्रेणी में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद को। PC महलनोबिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 2022, ये दिलीप कुमार सिन्हा और डॉक्टर KP सुरेश को मिला ज्वाइंटली। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को दिया जाता है, मतलब इसके द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये PC महलनोबिस नेशनल अवार्ड दिया जाता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले अग्रणी लोगों को। इसके बाद मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ये खुशी पटेल रही थी, फर्स्ट रनर अप वैदेही डोंगरे और सेकंड रनर अप श्रुतिका माने। और गुयाना की रोशनी रजाक को मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का पुरस्कार ये मिला था मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन में। फेमिना मिस इंडिया के भी रिजल्ट आ चुके हैं। सिनी शेट्टी कर्नाटक से मिस इंडिया बनी है 2022 में, और रूबल शिकावत फर्स्ट रनर अप राजस्थान से, सेकंड रनर अप शिनाता चौहान उत्तर प्रदेश से। जो लास्ट हमारी मिस इंडिया थी 2022 में जब कॉम्पिटिशन हुआ था, मनसा वाराणसी, उनके द्वारा मुंबई में ये शिनी शेट्टी को ताज पहनाया गया था। मैथमेटिक्स प्राइज द फील्ड मेडल मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, मेरीना वियाजोस्का को दिया गया है। ठीक है, ये ईरान की हैं और ईरान से पुरस्कार प्राप्त करने वाली कुल मिलाकर दूसरी महिला हैं। वैश्विक नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा पुरस्कार यानी ग्लोबल लीडरशिप एंड पब्लिक सर्विस अवार्ड ये मिला है मनोज मुकुंद नरावणे को, जो फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ रह चुके हैं। फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावणे को दिया गया है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा। प्रेस्टिजियस मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया है दिया मिर्ज़ा को और अफरोज़ शाह को। ये दोनों जो है एनवायरमेंटल मतलब कह सकते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं ज़्यादातर। दिया मिर्ज़ा तो जो है गुडविल एम्बेसडर भी हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस से मिला है दिया मिर्ज़ा को, मिस्टर अफरोज़ शाह को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड ये विजय अमृतराज को मिला है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। इसमें कई और लोग भी शामिल हैं, लेकिन भारतीय प्राप्तकर्ता का नाम ध्यान रखिए, केवल विजय अमृतराज। ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा 2022 का ग्लोबल एनर्जी प्राइज मिला है प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। यूके पार्लियामेंट के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार ये मिला है तनुजा निसारी को। तनुजा निसारी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार यूके पार्लियामेंट के द्वारा इन्हें दिया गया है आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना प्रयास करने के लिए। 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आ चुके हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जब भी आते हैं तो पूछे जरूर जाते हैं हमारे एग्जाम में। इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं 30-40, लेकिन हम ध्यान रखेंगे खाली वो जरूरी जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार सुर्रई पोट्रू, ये किस भाषा में है? ये तमिल में है। सर्वश्रेष्ठ फीचर हिंदी फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को मिला है। ये फिल्म का नाम है, ध्यान रखिएगा, तुलसीदास जूनियर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद KR, उनकी फिल्म जो है अय्यप्पणम कोशियुम, इस फिल्म के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म यानी कि फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, ये मिला है तानाजी फिल्म को। तमिल एक्टर सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है सोर्रई पोट्रू फिल्म के लिए, और अजय देवगन को भी जॉइंटली पुरस्कार मिला है उनकी फिल्म तानाजी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बालामुरली को मिला है, वो भी सोर्रई पोट्रू में इन्होंने एक्ट्रेस का लीड रोल निभाया था। पर्यावरण संरक्षण बचाओ पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तलेडंडा बिहेडिंग और अ लाइफ, ये कन्नड़ भाषा की फिल्म है। तलेडंडा बिहेडिंग अ लाइफ इस फिल्म का नाम है, और नहीं लगेगा यहाँ पे। और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म सुमी रही थी, मराठी फिल्म है।
सामाजिक मुद्दों या विषयों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म है फ्यूनरल, ये मराठी फिल्म है, मराठी भाषा की। और फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार इस साल मिला है मध्य प्रदेश को। इतना ध्यान रखिएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने की संभावना होती है कभी भी। ट्रांसिल्वेनिया ट्रॉफी, ये फिल्म उटामा को मिली है, जिसके निर्देशक एलेजेंड्रो लोइजा क्रिसी, इनकी पहली फिल्म है। तो उटामा फिल्म को ट्रांसिल्वेनिया ट्रॉफी मिली है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ट्रांसिल्वेनिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इन्हें मिला है, जिनका नाम है ये कुछ ऐसा नाम है इनका, गोमदुर अर्नार गुओमुंडसन। ठीक है, तो बस ये बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, इसका नाम ध्यान रख सकते हैं आप। बाकी आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार कई सारी कैटेगरीज में दिए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सरकार को एमएसएमई के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों के शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, और दूसरे पर बिहार है और तीसरे पर हरियाणा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? ओडिशा को, फिर बिहार, देन हरियाणा को। आरबीआई जो है एक अवार्ड देने वाला है, अवार्ड अनाउंस कर दिया गया है। हिंदी स्पीकिंग राइटर्स ऑफ बुक्स या फिर हिंदी भाषी लेखकों के लिए पुरस्कार कार्यक्रम ये आरबीआई ने अनाउंस किया था। प्रोफेसर रेणु जटाना करके जो राजस्थान से हैं, और डॉक्टर सागर सामरिया ये भी जो है राजस्थान से हैं, उनके लिए ये पुरस्कार उन्होंने आरबीआई ने अनाउंस किया है। ठीक है, रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सामरिया, बस इतना ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं हम लोग बुक्स एंड ऑथर पर, जो कि बहुत कम है और बहुत जो जरूरी है उन्हीं को हमने लिया है। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये किताब लिखी गई है जनरल जे सिंह के द्वारा। इसके बाद नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, ये पद्म भूषण और भारत के 11वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG रह चुके विनोद राय के द्वारा लिखी गई ये किताब है। ठीक है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे, डेट्स और थीम्स देख लेंगे यहाँ पर। इंटरनेशनल एमएसएमई डे ये 5th ये मनाया गया था 27 जून को। 27 जून 2017 को सबसे पहले बनाया गया था, और ये 5वां है 2022 में। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये मनाया जाता है 29 जून को, पहली बार मनाया गया था 2007 में। और विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे, ये मनाया जाता है आपका 20 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ये मनाया जाता है 30 जून को, इस बार इसकी थीम थी पब्लिक एंगेजमेंट। 5वां GST दिवस ये मनाया गया था 1 जुलाई 2022 को। फिर नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे या फिर ICAI फाउंडेशन डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। 7वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है, जो इस साल 2 जुलाई 2022 को पड़ा था। कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड इस बार इसकी थीम थी। वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है 6 जुलाई को। वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। ये पहली बार एक्चुअली मनाया गया 2022 में। पहला विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस शांति और समृद्धि के लिए किस्वाहिली विषय के साथ पहली बार मनाया गया है। 23 नवंबर 2021 को यूनेस्को के 41वें सत्र के दौरान घोषित किया गया था कि हर साल 7 जुलाई को वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे मनाया जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, उसका भी एक हिस्सा है। 11 जुलाई को होता है हर साल, ध्यान रखिएगा। और इस बार इसकी थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रिजाइलेंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल, इस बार इसकी थीम थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है मत्स्य किसान दिवस, 10 जुलाई को होता है, पिछली बार पूछा भी गया था ACF पेपर में। नेशनल फिश फार्मर्स डे ये होता है 10 जुलाई को। मलाला दिवस 12 जुलाई को होता है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता है ये 15 जुलाई को। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2015 को सबसे पहले मनाया गया था। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है 20 जुलाई को। इंटरनेशनल मून डे ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन डे ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को, और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को। कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज इस बार इसकी थीम थी। डिफेंस करंट अफेयर जुलाई 2022 की बात करेंगे। 9th मिलिट्री डायलॉग भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये कहाँ पे हुआ था? देहरादून में। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद केंद्रीय भुगतान प्रणाली पद्मा का शुभारंभ किया गया है। पद्मा का यहाँ पर फुल फॉर्म है पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली अलाउंस। ठीक है, एक ऑटोमेटेड पे और अलाउंस मॉड्यूल जो है विकसित किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, पद्मा। ठीक है, जो यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा पूछी जाती है उसके लिए ज़रूरी है ये। इस पोर्टल में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे कि पद्मा जो है किससे एसोसिएटेड है। तो ये पे रोल ऑटोमेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली अलाउंस पोर्टल है ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, भारत ने गुप्त मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV का सफल परीक्षण करने की उपलब्धि प्राप्त की है, यानी कि फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ ऑटोनॉमस फ्लाई टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है,
सीक्रेट अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल ये उड़ाने का सफल परीक्षण इंडिया ने कर लिया। ये कहाँ से किया था? जनरली जो है सफल परीक्षण जो है होता है उड़ीसा साइड, ठीक है, तमिलनाडु साइड, लेकिन ये यहाँ पे हुआ है चित्रदुर्ग कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये इंडिया ने कहाँ परफॉर्म किया? चित्रदुर्ग कर्नाटक। सी गार्जियंस 2 मैरीटाइम एक्सरसाइज ये कहाँ पे हुई थी? ये वुसोंग शंघाई चाइना में हुई थी। और ये किसके किसके बीच हुई थी? पाकिस्तान और चाइना के बीच। पाकिस्तान चाइना के बीच शंघाई के वुसोंग सैन्य बंदरगाह पर इसको आयोजित किया गया था। तो पाकिस्तान चाइना का एक्सरसाइज है ये सी गार्जियन सेकंड। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये प्रदर्शनी और गोष्ठी यानी कि सिंपोजियम और एक्सिबिशन हुआ था नई दिल्ली में। इसकी थीम थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, सिंपोजियम एंड एग्जीबिशन। तो 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उत्पादों प्रौद्योगिकियों का शुभारंभ किया गया था कि कैसे हम डिफेंस में धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं इंडियन आर्मी में या इंडियन डिफेंस में। सुरक्षा मंथन ये कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में, और भारतीय सेना ने किया था ये, ठीक है, ये अभ्यास। रिम्पैक एक्सरसाइज ये होगी आपकी हवाई में, हवाई आइलैंड और सदर्न कैलिफोर्निया यूएसए में होगी। इसको अमेरिकी नौसेना जो है संचालित कर रही है। इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे एक बार इनको रफली देख लीजिएगा कि कई बार ये सवाल आने लगा है कि किसने किसने पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से जो नौसेना के जहाज जा रहे हैं उसमें INS सतपुड़ा है, और भारतीय नौसेना का P-8I समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये 2 जा रहे हैं। एक है INS सतपुड़ा, ये तो समुद्री पोत हो गया, और ये पेट्रोल एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज भी जा रहा है, ठीक है, समुद्री गश्ती हवाई जहाज है ये, P-8I इसको कहा जा रहा है। ये 2 जहाज जा रहे हैं, ठीक है, और ये सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिम्पैक में, ठीक है। इसका मुख्य थीम है कैपेबल अडेप्टिव पार्टनर्स। प्रोजेक्ट 17A स्टिल्थ फ्रिगेट दूनागिरी, ठीक है, इसको जो है कमीशन कर दिया गया है। कहाँ पे? हुगली रिवर में, कोलकाता में। केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा कोलकाता के हुगली में चौथा P-17A स्टिल्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के पहले 2 जहाज जो हैं 2019-2020 में लॉन्च किए गए थे। तीसरा जहाज उदयगिरी इस साल 17 से 22 मई को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये है आपका दूनागिरी। INS सिंधु ध्वज जो जहाज था हमारा उसको डीकमीशन कर दिया गया 35 सालों की सेवाओं के बाद जुलाई मंथ 2022 में। 52वां BGB-BSF महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? ये ढाका बांग्लादेश में। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश और हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी BSF है, इसका संयुक्त ये हम लोग कह सकते हैं सीमा सम्मेलन था, बांग्लादेश के साथ हमने किया था जुलाई मंथ में, ठीक है। IAF फादर डॉटर टीम ने जो है फाइटर पायलट उड़ाकर इतिहास रचा है। फादर एंड डॉटर पेयर फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा, इनको जो है एक फाइटर पायलट के तौर पर कमीशन किया गया था जुलाई मंथ 2021 में। और एयर कोमोडोर संजय शर्मा, ये एक्सपीरियंस फाइटर पायलट है इंडियन एयरफोर्स के। इन्होंने जो है एविएशन हिस्ट्री मेक कर दी। इन्होंने जो है सेम जेट फॉर्मेशन पर जो है उड़ान भरी थी, ठीक है। हॉक 132 एडवांस जेट ट्रेनर्स में इन्होंने जो है साथ में उड़ान भरी थी, ठीक है। तो इस तरीके की न्यूज़ कभी कभी पूछ ली जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल, ये इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में जो है इसको शुरू करेगी। फर्स्ट माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल जो है ये इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स के द्वारा स्थापित किया जाएगा, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद ऑबिचरीज देखेंगे। P गोपीनाथ नैयर, गांधीयन और फ्रीडम फाइटर, उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। 5 जुलाई 2022 को 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे नहीं रहे। होन्शु के कसाई क्षेत्र के नारा शहर में एक सभा में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था उनका 2006 से 2007 तक, और फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री वे रहे थे, ठीक है। 52 वर्ष की आयु में चुने गए थे। 1941 में फ्यूमरो कोनाई के बाद से सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मानित उन्हें किया गया था 2021 में, और 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया था जब इनकी हत्या हुई थी। ये कहाँ पे घोषित किया गया था? भारत में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, इनको फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया कहा जाता है। इनके कुछ पुरस्कार हैं, पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, ठीक है। फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इन इंडिया डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। स्कीम्स और कैंपेन्स में सबसे पहले सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाई बैक स्कीम ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इसमें मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर कोई इकट्ठा करके बेचता है तो उसको सरकार जो है मतलब खरीद लेती है, जिससे इन्वायरमेंट में वो प्लास्टिक ना फैले और कुछ पैसे भी मिल जाएं जो लोग इकट्ठा करते हैं। देखिए, कुल मिलाकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऐसा नहीं है कि ये हर हाल में हानिकारक है, कई बार ये काफ़ी सस्ती पड़ती है पैकेजिंग में, लेकिन सबसे ज़्यादा हानि इसकी ये है, इसकी लो कॉस्ट की वजह से इसका मैनेजमेंट नहीं लोग करते हैं। लो कॉस्ट होने की वजह से लोग इसको लाइटली लेते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत घातक होती है, ठीक है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है लोग लाइटली ना लें, ठीक है। इसको अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो इकट्ठा करके रखें अपने पास, और सरकार को उनके आउटलेट्स पर जाकर के सेल भी कर सकते हैं, जिससे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो सके। पेरेंट अवेयरनेस कैंपेन ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने शुरू की है, पठन पाठन के स्तर को बढ़ाना।
और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी का उपयोग करना लक्ष्य है। ठीक है, आगे इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सोल्यूशंस, इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और मोर इम्पॉर्टेंटली कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन पोलैंड में जो 11वां विश्व शहरी मंच हुआ था, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड अर्बन फोरम जो ऑर्गेनाइज किया गया था पोलैंड में, वहाँ पर इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो जो है इंडिया फोरम एक सृजित करेंगे नेचर बेस्ड सोल्यूशंस के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किसका सहयोग लेगा, सेंटर क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ का और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में आई है, वहाँ की बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट देने की घोषणा की गई है। ठीक है, डिस्काउंट। मिशन कुशल कर्मी, ये दिल्ली की गवर्नमेंट ने शुरू किया है और श्रमिकों को उनकी क्षमता निर्माण करने में सुधार करने के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई है। इंप्रूव द स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो मिशन कुशल कर्मी कौन से राज्य की सरकार की है, या किस यूटी की सरकार की है, दिल्ली गवर्नमेंट की है। बेसिकली किसके लिए है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, ध्यान रखिएगा। दिल्ली एक और स्कीम लाई है, सहभागिता स्कीम। दिल्ली में कर संग्रहण और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, सहभागिता स्कीम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कंप्लायंस इन टैक्स कलेक्शन बाय इंकरेजिंग RWA। RWA का मतलब है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस। मिशन शक्ति की गाइडलाइंस यहाँ पर कुछ जारी की गई हैं। 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान इसको आगे बढ़ा दिया गया है, इन गाइडलाइंस को 2021-22 से 25-26 तक। और इसमें विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, जैसे 2 उप योजनाएं, जिसका एक नाम है संबल और सामर्थ्य। ठीक है, संबल उप योजनाओं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वहीं सामर्थ्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। तो ये मिशन शक्ति जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित ये गाइडलाइंस है जो आगे चलती रहेंगी 2025-26 तक। कुल मिलाकर वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित हैं दोनों स्कीम, समर्थ और संबल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे काशी यात्रा स्कीम। काशी यात्रा स्कीम ध्यान रखेंगे, ये काशी की यात्रा के लिए तो है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की स्कीम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की है। कर्नाटक की गवर्नमेंट अपने यहाँ के रेजिडेंट्स को जो कि काशी की यात्रा करना चाहते हैं, उनको जो है 5,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान करती है। जो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं कर्नाटक से यहाँ करके, उनको 5,000 रुपये की नगद सहायता गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक प्रदान करती है। ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, ये RPF ने चलाया था और इसमें नशीले पदार्थ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूल्य के बरामद किए गए हैं। तो रेलवे के माध्यम से जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए ये नार्कोस अभियान चलाया गया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर अभियान, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसको बस इतना ध्यान रखिएगा। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, ये मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा शुरू किया गया है बेंगलुरु से, बेंगलुरु कर्नाटक से, ध्यान रखना है। इसमें क्या है, सक्सेस ऑफ दिस पायलट प्रोजेक्ट विल हेल्प सेंटर डेवलप नेशनल वन हेल्थ रोड मैप। वन हेल्थ रोड मैप कैसे बनाया जा सके, इसके बारे में ये पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में शुरू किया गया है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी पायलट तौर पर शुरू किया है, यानी कि इसको केवल ये विशाखापट्टनम में शुरू करेंगे। ठीक है, एक मंडल में, और फिर देखेंगे कि इसको आगे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इंप्रूव हेल्थ सर्विसेज अमंग द रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन की हेल्थ सर्विसेज सुधारने के लिए विशाखापट्टनम के पद्मनाभम मंडल में शुरू किया गया पायलट तौर पर आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि उसकी टेस्टिंग होती है एक जगह पर और उसका फिर रिजल्ट देखते हुए आगे उसको बढ़ाया जाता है। मिशन वात्सल्य स्कीम किससे एसोसिएटेड है, नाम से पता चल रहा है कि बच्चों से एसोसिएटेड है। बच्चों से एसोसिएटेड कोई भी स्कीम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड होती है। मिशन वात्सल्य योजना के जो रूल्स हैं वो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी माने जा रहे हैं। ठीक है, मिशन वात्सल्य का एम क्या है, हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड निश्योर करना, एवरी चाइल्ड इन इंडिया, यानी सभी बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उनके पूरे पोटेंशियल को रियलाइज़ करना, उनको सपोर्ट करना सभी क्षेत्रों में, और उनको अपनी क्षमता पहचानने के लिए पर्याप्त अवसर और ऐसा वातावरण प्रदान करना। ठीक है, ये है। स्पोर्ट्स हम देखेंगे, स्पोर्ट्स 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स अभी शुरू हुए हैं, लेकिन हम उसका कोई मेडल नहीं बताएंगे, वो आपको बताएंगे अगस्त मंथ में जब गेम खत्म हो जाएंगे। सारे मेडल टैली सहित आपको अगस्त वाले में बताएंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी बर्मिंघम में शुरू हुआ है उसके बारे में। जुलाई मंथ में स्पोर्ट्स में सिंगापुर ओपन 2022 ये काफ़ी चर्चा में आया था, क्योंकि सिंगापुर ओपन का विमेन सिंगल टाइटल PV सिंधु ने जीता था। पुरुष एकल टाइटल एंथोनी सिन गिंटिंग ने जीता है, जो कि इंडोनेशिया से हैं, और फाइनल में इन्होंने हराया था कोडाई नारा ओकाको, जो कि जापान से हैं। महिला एकल विजेता PV सिंधु रही थी, ये काफ़ी न्यूज़ में आया था, और वोंग जी को इन्होंने हराया था, जो कि चाइना से। ठीक,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुमराह ने लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आप देखेंगे कि जसप्रीत बुमराह तो बॉलर हैं, ब्रायन लारा एक महान बल्लेबाज रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के। उनका एक रिकॉर्ड था एक ओवर में 29 रन बनाने का एक बॉलर के खिलाफ, लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जसप्रीत बुमराह ने। और ये काफ़ी जो है न्यूज़ में आया था कि एक जो है बॉलर ने टेस्ट क्रिकेट मैच में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ला प्लाने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव ये हुआ था और इसमें मास्टर्स वर्ग में विजेता रहे थे विताली सिवुक यूक्रेन से और उप विजेता रहे थे पी इनियान भारत से। और ब्लिट्स ओपन वर्ग के विजेता रहे थे मोहम्मद जुबैर शाह शेख भारत से और उप विजेता रहे थे गुइलामो फिलिपे ये फ्रांस से। नवी एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुई थी। इसमें प्रणति नायक ने पोल वॉल्ट वर्ग में एक कांस्य पदक जीता। इन्होंने 2019 में भी एक कांस्य पदक जीता था और इस तरीके से ये कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है। तो जहाँ पर भी फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट आता है, बहुत ही उसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है हमारे एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इसको। प्रणति नायक। इसके बाद वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये मास्टर चैंपियनशिप थी, तो यहाँ पर काफ़ी प्रौढ़ लोग भाग लेते हैं। भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। हीरो FIH हॉकी 4 से 5 जून 2022 को हुई थी लॉसेन स्विट्जरलैंड में। भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, स्वर्ण पदक, और भारतीय महिला टीम जो है चौथे स्थान पर रही थी। आगे हम लोग देखेंगे मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 हुआ था। इसमें पुरुष एकल विजेता रहे थे विक्टर एक्सेल्सन और इन्होंने फाइनल में किसको हराया था? केंटो मोमोटा को। केंटो मोमोटा जो कि जापान से हैं, इन्हें हरा करके ये मेन सिंगल विनर बने थे मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में। और रेशनॉक इंथानोन ये थाईलैंड से थी और इन्होंने महिला एकल विजेता खिताब जीता था। इन्होंने फाइनल में हराया था शेन यूफेई को, जो कि चाइना से हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग ये 25 जुलाई से नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में शुरू होने वाली थी। ठीक है, और अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता ये भारत में आयोजित हुई थी। ठीक है, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन ओपन, इसमें हमको देखना होता है मेन सिंगल और वुमेन सिंगल के बारे में। पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच रहे थे सर्बिया से और फाइनल में इन्होंने हराया था निक किर्गियोस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। महिला एकल विजेता रही थी एलिना रिबाकिना जो कि कजाकिस्तान से हैं और महिला एकल उप विजेता रही थी ओन्स जेब्यूर जो कि ट्यूनीशिया से हैं। ठीक, इसमें एक और रिकॉर्ड है कि टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में 80वां मैच जीतकर इतिहास रचा था। सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी ये बने थे। ठीक है, तो ये विंबलडन इनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 44वां चेस ओलंपियाड शुरू हुआ था और 28 जुलाई में चेन्नई के पास महाबलीपुरम में शुरू हुआ था। एक एंथम इसमें जारी किया गया है, इसका नाम वणक्कम चेन्नई है, यानी वेलकम टू और चेन्नई। एंथम को AR रहमान ने कंपोज किया है और गाया भी है। और एंथम में तमिलनाडु के CM MK स्टालिन भी नज़र आ रहे हैं और फिर जो है मशाल जला करके PM मोदी और MK स्टालिन ने जो है उद्घाटन भी किया था इस समारोह का, आप जानते हैं। इसका फाइनल रिजल्ट वगैरह आपको बताया जाएगा अगस्त मंथ में। वर्ल्ड एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो इवेंट में इतिहास रचा था एक बार फिर से हमारे ओलंपिक पदक विजेता जो रहे थे नीरज चोपड़ा ने, और उन्होंने जो है 88.13 मीटर का थ्रो किया था और रजत पदक जीता था। ठीक है, गिजोन शतरंज मास्टर्स, भारत के D गुकेश ने 9 राउंड में से 8 अंकों के साथ गिजोन मास्टर्स जीत लिया था। बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी किसको हराया, क्यों हराया, ये सब थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं हम लोग। टेनिस कंपटीशन ये पोर्टो चैलेंजर, इसमें पुरुष एकल विजेता ऑल्टुग सेलिल अबिलेक रहे थे तुर्की से। पुरुष एकल उप विजेता क्रिस्टोफर ओ कोनेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया से। साकेत मायनेनी और यूकी भांबरी दोनों भारतीय ये पुरुष युगल विजेता यानी कि मेंस डबल्स में जीते थे। पुरुष एकल उपविजेता नूनो बोर्गेस और फ्रांसिस्को कैब्राल रहे थे, जो कि दोनों पुर्तगाल से या पोर्चुगल से हैं। ICC के नए सदस्य देश जुड़ गए हैं, कैम्बोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट ये एसोसिएट कंट्रीज बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। तो लोग क्रिकेट देखते हैं, आपको पता होगा कि टॉप 8-10 टीम्स रेगुलर क्रिकेट खेलती हैं और ये कुछ एसोसिएट देश होते हैं जिनके अलग कंपटीशन कहीं कहीं चलते रहते हैं। अदानी समूह की खेल शाखा अदानी स्पोर्ट्स लाइन ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक दीर्घकालिक प्रमुख समझौता किया है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, हांगझो एशियाई खेल और पेरिस ओलंपिक खेल के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक भागीदार कौन सा होगा? अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी स्पोर्ट्स लाइन। पैरोसिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट, इसमें R प्रज्ञानंद विजयी रहे थे, इन्होंने अलेक्जेंडर प्रिडके को हराया था। क्रिएट फॉर इंडिया अभियान, ये जो है ये एंथम या फिर कह सकते हैं चीयर सॉन्ग, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय टीम का, भारतीय दल का मनोबल बढ़ाने के लिए शुरू किया था। क्रिएट फॉर इंडिया अभियान ये है बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। ठीक है।
कॉमनवेल्थ गेम्स से चलने वाला है 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त तक। और हमारे ध्वजवाहक कौन रहे थे, ये हम एमसीक्यू सेक्शन में बताएंगे आपको। डायमंड लीग प्रतियोगिता ये हुई थी, इसमें भारत की नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से अपना गोल्ड मिस कर दिया था। ये जो है इसमें भी सिल्वर जीते थे। 89.94 मीटर का थ्रो इन्होंने किया था, सिर्फ 6 सेंटीमीटर से चूक गए थे जो है 90 मीटर करने के लिए। महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी 2025 में भारत करेगा, ये अनाउंस कर दिया गया था। इससे पहले महिला वनडे वर्ल्ड कप जो है 2013 में वो था भारत में। समिट में देखेंगे हम लोग फर्स्ट ब्रिक्स एंटी करप्शन मिनिस्टीरियल मीटिंग 2022। जनरली ये माना जाता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की चेयर जिस साल जिसके पास होती है तो उसी की अध्यक्षता में बाकी सारी समिट भी होती हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे 2022 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो किसके पास है, वो चाइना के पास है। और अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता 2023 में किसके पास होगी, साउथ अफ्रीका के पास होगी। तो जितनी भी समिट नेक्स्ट ईयर होंगी, जैसे फॉरेन मिनिस्टर की समिट जो हुई थी मई में, या फिर कोई भी अन्य समिट होगी ब्रिक्स की, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, वही देश करेगा जिसके पास उस साल उसकी अध्यक्षता या फिर चेयर होगी। जैसे चीन के पास चेयर है, तो चीन ने मई मंथ में जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी उसकी भी अध्यक्षता की थी। और ये एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, इसकी भी अध्यक्षता चीन ने ही करी है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से। ऑल इंडिया एजुकेशन एसोसिएशन का ये जो समिट हम लोग कह सकते हैं, समागम जो हुआ था, ये हुआ था वाराणसी में, और काफ़ी ज़रूरी है, 7 से 9 जुलाई को हुआ था। और इसमें यूजीसी और बीएचयू के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में पूरे देश के विश्वविद्यालयों, यानी कि केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी प्रकार के विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे IIT, IIM, NIT और यहाँ से करीब 300 से अधिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और संस्थागत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो काफ़ी बड़ा एक एजुकेशन का ये आपका समिट या फिर समागम या सेमिनार कह सकते हैं हुआ था। वर्ल्ड पीस फोरम इसका आयोजन किया गया था बीजिंग, चाइना में। ठीक है, सिंघुआ विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर बीजिंग में, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, सिंपली याद रखना है। 9th इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कॉन्फ्रेंस, ये नई दिल्ली में हुआ था। इस बार इसकी थीम थी एड्रेसिंग मेडिसिन क्वालिटी फॉर फ्यूचर। बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी, ये हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने नई दिल्ली में 14 और 15 जुलाई को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्स्टेक के विशेषज्ञ दल की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी की थी। तो इस बैठक की मेजबानी किसने की, अगर पूछ ले तो इसका आंसर इंडिया है। ठीक है, क्योंकि ये नई दिल्ली में हुई है, इस वजह से इसका आंसर इंडिया है। ठीक, इस बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब शामिल हुए थे, जो कि बिम्स्टेक नेशन या फिर बिम्स्टेक के पार्ट हैं। ठीक है, जब भी हम बड़े बड़े ग्रुप्स की बात करेंगे, जैसे बिम्स्टेक की, जैसे कि हम बात करेंगे ब्रिक्स की, तो इस पर ध्यान रखना है कि चेयर किसके पास है। जैसे बिम्स्टेक की चेयर इस साल श्रीलंका के पास है और नेक्स्ट ईयर ये पास ऑन हो जाएगी बिम्स्टेक की चेयर थाईलैंड को। ठीक, तो ये सब ध्यान रखना आपको जरूरी है। I2U2 लीडर्स की वर्चुअल समिट ये हुई थी। इसमें I2U2 क्या है, ये हमने आपको बताया था। I से आशय या फिर I2 से आशय है इंडिया और इजराइल, और U2 से आशय है अमेरिका और यानी US और UAE। ठीक है, I2 का मतलब इंडिया, इजराइल, और U2 का मतलब US और UAE। तो इनकी ये 4 देशों का समूह अभी ये बनाया गया है। ठीक है, इनकी समिट हुई थी ये वर्चुअल तौर पर। इसमें कौन कौन शामिल हुए थे, जो बाइडेन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जी, हमारे PM जो नए बने इजराइल के यार लैपिड, और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान शामिल हुए थे। उसके बाद नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन, ये मैड्रिड स्पेन में हुआ था शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन की अध्यक्षता नाटो के जो महासचिव हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने की थी। ठीक है, जनरली जो ये नाटो की समिट होती है जहाँ पर उनका हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में वहाँ पर होता है, लेकिन ये मैड्रिड स्पेन में हुआ था इस बार, तो इसको ध्यान रखिएगा वेन्यू। नेचुरल फार्मिंग कनक्लेव, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी, हाइब्रिड मोड में हुई थी। कुछ कॉन्फ्रेंस जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और मेन आयोजन हुआ था सूरत, गुजरात में। इंडिया यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स डायलॉग, ये 2022 का हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इंडिया यूरोपियन यूनियन ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी कि सभी मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे और उनका संवर्धन भी करेंगे, इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर के। फीमेल पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस ये हुई थी उलान बाटर, मंगोलिया में। ठीक है, भारतीय सेना की महिला सैनिकों ने मंगोलिया के उलान बाटर में 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भाग लिया था। मंगोलिया के प्रेसिडेंट उखना खुरेलसुख की तत्वाधान में, या फिर कह सकते हैं कि उनकी अध्यक्षता में हुआ था। इसकी थीम थी विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी, विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी। कृषि पर ग्रैंड हैकाथॉन, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई ने होस्ट किया था, 1 से 3 जुलाई को हुआ था। ठीक है, नाबार्ड के सहयोग से ONDC ने इसको आयोजित किया था। ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, ये मुंबई में हुई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सहयोग लिया गया था इसमें, और इसकी थीम थी अनलीशिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक पावर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक ही कहाँ पे हुई थी, एक बार फिर से वही बात की। G20 की इस बार मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ठीक है, 2022 में G20 की मेजबानी कर रहा है इंडोनेशिया, अगले साल भारत कर रहा है, तो इंडोनेशिया ही ये मेजबानी करेगा। जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होगी G20 की, या डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट होगी, उसको हेड कौन करेगा, इंडोनेशिया। ठीक है, इस बार इसकी थीम थी बिल्डिंग अ मोर पीसफुल, स्टेबल एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड टुगेदर। भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुए थे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में, सुब्रमण्यम जयशंकर।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कमलम या फिर ड्रैगन फ्रूट, ये नई दिल्ली में हुआ था। 6th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन माइंस एंड मिनरल्स, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ। इसमें कहा गया था कि कुछ नए पुरस्कार दिए जाएंगे माइंस को, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार, माइनिंग ट्रीटमेंट सिस्टम के 3 मॉड्यूलों का शुभारंभ, 5 स्टार रेटेड खदानों के लिए पुरस्कार, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार जो है अनाउंस करे जाएंगे अगले साल से, कहा गया था। फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट ये न्यू दिल्ली में हुई थी। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीटिंग ये जयपुर राजस्थान में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन ये बेंगलुरु में हुआ था। लोया जिरगा कॉन्फ्रेंस ये काबुल में हुई थी, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। और धार्मिक विद्वानों की एक भव्य सभा ये होती है, इसमें सर्वोच्च लीडर यानी सुप्रीम लीडर जो तालिबान के वो भी इसमें शामिल हुए थे, हबीबुल्लाह अखुंज़ादा। और अफगानिस्तान के अतिरिक्त ईरान और पाकिस्तान में रहने वाले शरणार्थियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले के द्वारा जारी किया जाता है साल में 2 बार, पहला जनवरी में आया था, ये वाला जुलाई मंथ में आया है। इसमें टॉप पर है सिंगापुर, टॉप पर जापान है, सेकंड पर सिंगापुर है इस बार, फिर आपका साउथ कोरिया है, फिर जर्मनी है, फिर स्पेन है। यहाँ पर इन कंट्रीज़ के पास सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। भारत जो है इसमें 87वें स्थान पर है, जनवरी मंथ में 83वें स्थान पर था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन हेतु राज्यों की रैंकिंग ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज ने जारी की है। सूचकांक में सामान्य श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य हैं, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और फिर विशेष श्रेणी के शीर्ष 3 राज्य हैं, इसमें त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। गुजरात चौथे स्थान पर है सामान्य श्रेणी के राज्यों में। और फिर जो है दादर नगर हवेली, दमन दीव, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड है। केरल को 11वां, तेलंगाना को 12वां, महाराष्ट्र को 13वां, पश्चिम बंगाल को 14वां और राजस्थान को 15वां, पंजाब को 16वां स्थान मिला है। ठीक, उत्तर प्रदेश का स्कोर आ सकता है इसमें, बाकी सारे राज्यों का तो नहीं जरूरी है। 0.797 स्कोर है उत्तर प्रदेश का, एक बार ध्यान रख सकते हैं आप। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की कई बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट की रिपोर्ट आती रहती है, तो इसमें लेटेस्ट रिपोर्ट में हरियाणा टॉप पर है, राजस्थान सेकंड पर, बिहार थर्ड पर और जम्मू कश्मीर 4th पर। यानी कि इन राज्यों में बेरोजगारी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी की दर जुलाई मंथ में बढ़ करके हो गई थी 7.83, मार्च में 7.60 थी, ये एक बार देख सकते हैं। बाकी ये वाला इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की रैंकिंग आ चुकी है, इसमें टॉप पर है आइसलैंड, यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, यहाँ पर जेंडर गैप बहुत ही कम है। फिनलैंड, फिर नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड, फिर स्वीडन। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो जब कंट्री है वो अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है। ठीक है, इंडिया को रैंक इसमें मिली है 135 146 कंट्रीज़ में, तो भारत का भी कोई बहुत अच्छा स्थान यहाँ पे नहीं है। इसमें स्वास्थ्य और उत्तर जीवित है, यानी कि हेल्थ एंड सर्वाइवल का एक सब इंडेक्स होता है इस इंडेक्स में, इसमें इंडिया की रैंक 146वीं है। तो ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ये नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया, इसमें टॉप पर है सिंगापुर, फिर सिडनी, फिर वेलिंगटन, फिर पर्थ, फिर मेलबर्न। इसमें भारत के 4 सिटी शामिल किए गए हैं टॉप 20 में से, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई। उनके अलग अलग रैंक लिखे हुए हैं, लेकिन इतना मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। 4 जो स्थान शामिल किए गए हैं, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, इनका नाम ध्यान रखिएगा। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में इनको जगह दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF की रैंकिंग आ चुकी है, 7th एडिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जारी किया है। इसमें समग्र श्रेणी में टॉप 5 कॉलेजेस में शीर्ष पर है IIT मद्रास, फिर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, फिर है भारतीय विज्ञान संस्थान बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली है, फिर IIT कानपुर है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फार्मेसी कॉलेजेस में टॉप पर है जामिया हमदर्द, मेडिकल कॉलेज में टॉप पर है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली। देन इसके बाद शीर्ष प्रबंधन संस्थान इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में IIM अहमदाबाद है और शीर्ष इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में IIT मद्रास है। इस तरीके से ये आपकी रैंकिंग है। टॉप वाला ध्यान रख सकते हैं सभी श्रेणी में, इतना काफ़ी होगा। और समग्र श्रेणी में टॉप 3 का नाम ध्यान रख सकते हैं बस। जुलाई मंथ में हर साल ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आ जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का, इसमें टॉप पर इन्होंने रखा है वियना को, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल जो है, फिर उसके बाद कोपेनहेगन को रखा है। ठीक है, भारत के शहरों को बहुत कम रैंकिंग दी जाती है हर साल, इसमें बेंगलुरु को 146वां स्थान मिला है और 140वां दिल्ली को, 141वां मुंबई को। ठीक है, और चेन्नई 142वें पर, अहमदाबाद 143वें पर। इतना ध्यान रखना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है कि एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग्स फॉर 2022 इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें टॉप पर है मैक्सिको, फिर इंडोनेशिया, फिर ताइवान। नीचे के 5 देश हैं कुवैत, न्यूजीलैंड, हांगकॉन्ग। इंडिया को 36वां स्थान दिया गया है 52 कंट्रीज़ में से, क्योंकि यहाँ पे हाई अफोर्डेबिलिटी स्कोर यहाँ पे देखा गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का जारी किया गया है, इसमें टॉप पर आइसलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर आयरलैंड है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, स्कोर इतना है 2.578 और गत वर्ष भी भारत को 135वां ही स्थान मिला था। ठीक है, तो इंडिया ने कोई रैंक अपनी चेंज नहीं करी है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आ चुका है। इसमें टॉप 10 आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जाहिर सी बातें पूछ लेते हैं कि टॉप 10 में शीर्ष राज्यों में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स याद करना बहुत ज़रूरी है। इस महीने का टॉप इंडेक्स है, इसी को हम कहेंगे, इसको जरूर याद रखेंगे आप। अगर एग्जाम कल है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जुलाई से क्या याद करें, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। पूरा इंडेक्स आपको याद करना है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष पर है मणिपुर, फिर उत्तराखंड, फिर मेघालय, और टॉप 3 है कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा। राज्यों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का स्थान है 7वां। ठीक, इस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का स्कोर ध्यान रख सकते हैं, 6.18 है, ध्यान रखिएगा। बाकी सबका नहीं याद रखने की जरूरत है। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य में टॉप पर है चंडीगढ़, दिल्ली, फिर अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, फिर गोवा। क्योंकि गोवा को इसमें सिटी स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है, स्टेट की कैटेगरी में नहीं रखा गया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दुनिया की टॉप व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची आई एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा। इसमें शीर्ष पर अटलांटा जो ये है एयरपोर्ट, इसको रखा गया है, जो यूएस में है। तो टॉप 2 इसमें ध्यान रख सकते हैं, बस इतना काफ़ी होगा। ठीक है, टॉप 5 याद रखने की जरूरत नहीं है। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून के द्वारा ये रिपोर्ट आई, लिस्ट ऑफ रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया की। इसमें रोशनी नादर मल्होत्रा जो है HCL से रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया है, फिर फाल्गुनी नायर है नायका से, किरण मुजुमदार शॉ है बायोकॉन से, नीलिमा मोट पार्टी है डीवी लैब और एट्रीज से, और राधा वेम्बू है जोहो से। ठीक, तो ये इनकी नेटवर्थ है। और स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स आया है ऊकला की तरफ से। इसमें इन्होंने टॉप पर रखा है नॉर्वे को, और भारत को इसमें रखा है 115वें स्थान पर। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है। अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाएं, यानी लिस्ट ऑफ अमेरिकास रिचेस्ट सेल्फ मेड विमेन, इसमें टॉप पर रखा है जयश्री उल्लाल को। ठीक है, जयश्री उल्लाल के अलावा अन्य महिलाएं नीरजा शेट्टी, नेहा नरखेड़े, इंदिरा नोई, रेशमा शेट्टी और डायना हेंड्रिक्स। ठीक, तो जयश्री उल्लाल का नाम ध्यान रखिएगा। एक अमेरिकी कंप्यूटर नेटवर्क कंपनी अरिस्टा नेटवर्क्स की CEO हैं और स्नोफ्लेक के निदेशक मंडल की सदस्य हैं। 8वीं वार्षिक फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। ठीक है, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 आई है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की बायो इकोनॉमी यानी कि जैव अर्थव्यवस्था के 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक अधिक पहुंचने की संभावना है। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची आई है फोर्ब्स के द्वारा। इसके अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह वृद्धि तब हुई है जब गेट्स ने घोषणा की थी वह अपनी संपत्ति का $20 बिलियन गैर लाभकारी संगठन बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान कर देंगे। एलॉन मस्क जो है कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। इसके बाद लुई व्यूटन, बर्नार्ड अर्नॉल्ट दूसरे स्थान पर हैं, और अमेजॉन के जेफ बेजोस तीसरे स्थान पर हैं। तो गौतम अडानी जो है चौथे स्थान पर आ गए हैं फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में, और मुकेश अंबानी को इसमें 10वें स्थान पर रखा गया है, 10th पर। मोस्ट कॉस्टली सिटी फॉर फॉरेनर्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये अमेरिकन एसेट मैनेजमेंट फर्म मर्सर के द्वारा ये कुछ ऐसी मतलब रिपोर्ट रैंकिंग आई है कि विदेशियों के लिए भारत में रहने योग्य सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो कोलकाता एशिया का सबसे कम खर्चीला शहर इन्होंने माना है, जबकि मुंबई और दिल्ली प्रवासियों के लिए शीर्ष 40 सबसे महंगे शहरों में से शामिल हैं। आजीविका और निवास की लागत दोनों के मामले में मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है फॉरेनर्स के लिए। रैंकिंग में हैदराबाद सबसे महंगा भारतीय शहर है ओवरऑल, और इसके बाद नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद हैं। सबसे कम खर्चीले शहर पुणे और कोलकाता हैं। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में राज्यों का स्थान आया था। इसमें सबसे ज़्यादा अपने स्मार्ट सिटी के फंड को खर्च कर लिया है, या फिर स्मार्ट सिटी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में धन का सर्वाधिक उपयोग कर चुका है तमिलनाडु। ठीक है, और सेकंड पर है उत्तर प्रदेश। रू अर्बन मिशन जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन चल रहा है, उसमें झारखंड जो है ये टॉप पर आया है अभी लेटेस्ट डेल्टा रैंकिंग में, और ओवरऑल जो है रू अर्बन मिशन में जो है 8वें स्थान पर पहुंच गया है। डेल्टा रैंकिंग में झारखंड फर्स्ट पर है और जुलाई तक, और ओवरऑल श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन में राज्यों के तौर पर 8वें स्थान पर है। ठीक, ये थोड़ा सा रिपोर्ट हुआ था क्योंकि हमेशा ही डेल्टा रैंकिंग में राज्य पीछे रहते थे, लेकिन अभी झारखंड टॉप पर आ गया था, इस वजह से थोड़ा न्यूज़ में आया था। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग अभी जारी की गई थी, इसका तीसरा संस्करण आया था। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं गुजरात और कर्नाटक। पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष सम्मान पाने वाला राज्य है मेघालय। बड़े राज्यों में परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना। छोटे और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू कश्मीर। लीडर्स की श्रेणी में पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को रखा गया है, और आकांक्षी लीडर्स यानी एस्पिरेशनल लीडर्स की कैटेगरी में छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, पुडुचेरी, नागालैंड को रखा गया है। तो अगर हमसे पूछें कि स्टार्टअप रैंकिंग्स में उत्तर प्रदेश को क्या स्थान दिया गया है, तो लीडर्स की श्रेणी में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो इतना आप एक बार ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद रिटेल इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये NSO ने जारी किया था। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक डेटा NSO ही जारी करता है।
जाहिर सी बात है भारत में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका आकलन किया गया था एनएसओ के द्वारा। और औद्योगिक उत्पादन जो है उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति जून 2022 में बहुत कम घटी थी और मई 2022 में मतलब 7.04 थी, जून में हल्का सा घटकर 7.01 आ गई थी। ये है यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 की सूची तैयार की है टाइम मैगजीन ने, और इसमें अहमदाबाद और केरल का इन्होंने नाम लिया है। अहमदाबाद को इन्होंने कहा है उच्च शिक्षा के शहर के रूप में या सिटी ऑफ हायर लर्निंग के रूप में, और केरल को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट की संज्ञा दी गई है टाइम मैगजीन के द्वारा। और जो शामिल है उनके नाम लिखे हुए, लेकिन जिनका उल्लेख टाइम मैगजीन ने भारत की तरफ से किया उनका नाम ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद को सिटी ऑफ हायर लर्निंग के रूप में और केरल को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया टाइम मैगजीन ने उनकी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 की लिस्ट में। ठीक, टेक होम रेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस शीर्षक के नाम से ये रिपोर्ट नीति आयोग ने अभी जारी की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर के नीति आयोग ने टेक होम रेशन गुड प्रैक्टिसेस इन स्टेट्स एंड यूटीज इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, और उन्होंने कहा है कि स्कीम के तहत 6 मंथ से 36 मंथ के बच्चों को, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स को बेनिफिट दिया जाएगा। वर्ल्ड अर्बन रिपोर्ट अभी जारी की गई है किसके द्वारा? यूएन हैबिटेट के द्वारा। ठीक है, पोलैंड की राजधानी कैटोविच में जो 11वीं विश्व शहरी फोरम अभी हुआ था उसमें रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जब से कोविड आया तो अर्बनाइजेशन ने अपनी रफ्तार में जो है कमी दर्ज की है। 2050 तक वैश्विक शहरी आबादी 2 अरब 20 करोड़ तक पहुंच सकती है, ये भी कहा गया है इसमें। चाइना जो है इंडिया से पीछे रह जाएगा कब तक, ये भी बताया गया है, वो हम अभी एमसीक्यू सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू सेक्शन पर आ जाते हैं हम लोग। हमारा पहला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो देवघर एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर होगा? ये होगा झारखंड में। सही है। उसके बाद इंडिया विल ओवरटेक चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। भारत ना 2024 में ना 2027 में 2023 के अंत तक ही चाइना को ओवरटेक कर लेगा पॉपुलेशन में, ये कयास लगाए जा रहे हैं। ठीक, कैप्टन अभिलाषा बराक जो है इंडिया फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं, ये भी सही है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि सारे कथन यहाँ पे सही हैं। जून मंथ 2022 में किस देश द्वारा महामारी की रोकथाम व पूर्व तैयारी के लिए भारत को $122 मिलियन देने की घोषणा की गई थी? ये घोषणा की गई थी अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के द्वारा। ठीक है, भारत को 122 मिलियन देने की घोषणा की गई थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका या फिर यूएस, ऑप्शन नंबर सी। भारत के सबसे बड़े आइकिया स्टोर का उद्घाटन किसने कहाँ पर किया है? तो कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई ने किया है। बी, कर्नाटक के बेंगलुरु के नागसांडा में आइकिया का सबसे बड़ा स्टोर खोला जाएगा। आइकिया ब्रांड जो है ये बहुत बड़ा और फेमस ब्रांड है फर्नीचर का। अगला हमारा आंसर है या क्वेश्चन है, डाक कर्मयोगी पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन सही है? जून 2022 में संचार मंत्रालय द्वारा ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया गया है। सही। इस पोर्टल का उद्देश्य कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों का उन्नयन कर बेहतर सेवाएं प्रदान करना है ग्राहकों को। तो न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की जो अवधारणा है जिसके तहत मिशन कर्मयोगी चलाया जा रहा है, उसी के तहत डाक कर्मयोगी भी सरकार ने यहाँ पे लॉन्च किया, जिससे पोस्टल सर्विसेज ग्राहकों के लिए इंप्रूव की जा सके और क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके जो डाक से एसोसिएटेड हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका। जून 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम के भंडार पाए गए? यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं रोहिल नाम की जगह से। सीकर डिस्ट्रिक्ट रोहिल जो खंडेला तहसील है इसमें यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। और अब हम केवल जादूगोड़ा का नाम ध्यान नहीं रखेंगे जब हम भारत में यूरेनियम डिपॉजिट्स की बात करेंगे। राजस्थान भी उसमें शामिल हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी ज़रूरी ये अपडेट है आपका मिनरल ज्योग्राफी में। और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? कनाडा में, कजाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में। मई मंथ 2022 में भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जब भी कोई स्पाईवेयर चर्चा में आता है, जैसे पेगासस आया था तो उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। हर्मिट स्पाईवेयर चर्चा में था तो क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हर्मिट नामक एक नया स्पाईवेयर खोजा था। हर्मिट एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है, यानी कि कॉमर्शियल स्पाईवेयर है। इसका उपयोग उत्तर सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया था जासूसी करने के लिए। पहली बार कजाकिस्तान में अप्रैल मंथ 2022 में इसका पता चला था, जब सरकार ने अपनी नीतियों का विरोध करने वाले लोगों का दमन करने के लिए इसका उपयोग किया था। ठीक है, तो सारे कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीस इनकरेक्ट है, यानी कि सारे कथन इस हर्मिट सॉफ्टवेयर के बारे में सही है। तो हर्मिट इज़ वॉट? हर्मिट इज़ कॉमर्शियल स्पाईवेयर। ठीक है, आगे है अप्रैल मंथ 2022 में मध्य अमेरिकी गणराज्य बिटकॉइन को मंजूरी देने वाला विश्व का दूसरा देश बना था। सबसे पहले कौन सा था? एल सल्वाडोर था। ठीक, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पहला देश बना था, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
हमारा अगला सवाल है कि जून 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया था। उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन हुआ था 30 जून 2022 को नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी तैरती ऊर्जा संयंत्र के बारे में क्या कथन सही है? तो भारत का अब जुलाई 2022 तक सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट कौन सा बन गया है? अभी तक हम लोग विशाखापट्टनम को मान रहे थे, लेकिन अब चूंकि ये संचालित हो चुका है, ठीक है, रामगुंडम तेलंगाना में पूरी तरीके से चालू कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता ऊर्जा संयंत्र, इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। अब विशाखापट्टनम नहीं, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस नगर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था, हमने डिस्कस किया अभी, सी। और इसकी मेन थीम क्या थी? यहाँ से हमको पता चलता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ था। आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा है और पहली यूनिवर्सिटी कौन है उत्तर प्रदेश की जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है यहाँ पे। डिजिटल इंडिया वीक के बारे में क्या कथन सही है? 4 जुलाई 2022 को गुजरात के गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया। 4 से 9 जुलाई के बीच ये चला था। ठीक है, ये डेट पूछी जा सकती है, गांधीनगर गुजरात में। ठीक, और इसकी थीम थी कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड, आंसर हो जाएगा इसमें डी। सभी कथन सही है इसमें। जून मंथ 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की थी। ठीक, हाल ही में केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने त्रिशूर जिले में अतिरापल्ली में जंगली सुअर के कई शव मिलने के बाद एंथ्रेक्स की पुष्टि की थी कि एंथ्रेक्स का केस मिला है सबसे पहला केरल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। जुलाई मंथ 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने पाइवट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया था? ठीक है, जो कि हेल्प करने वाला था पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट में। ये जारी किया गया था IIT मद्रास के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास। विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना के संबंध में क्या सही है? जून 2022 में विश्व की पहली फिशिंग कैट सेंसस ओडिशा के चिल्का लेक में आयोजित की गई थी, सही। यह सेंसस द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई थी और ये अब तक का सबसे लंबा चलने वाला सेंसस था। इसको 2010 में स्टार्ट किया गया था और फाइनली कंक्लूड किया गया 2022 में। ठीक है, फिशिंग कैट का ये सेंसस था। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। जुलाई मंथ 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल शुरू किया जिससे विभिन्न सर्विसेज जो है मिल सके और स्कूल और छात्र और बोर्ड आपस में कनेक्टेड रह सके, सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने अभी एक्सट्रीम मैसिव MIMO टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट किया है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। लेकिन इसमें इनकरेक्ट पूछा है चूंकि, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नन ऑफ दीस, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि दोनों कथन सही है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया ट्विटर ने। अगर आपको कोई मेंशन करता है तो आप उसको अनमेंशन भी कर सकते हैं, जिससे आपको उस चैट के या फिर उस हम लोग कह सकते हैं पोस्ट पर बार बार नोटिफिकेशन ना मिले। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई बंदरगाह से लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा ने विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव था उसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? सिंपली अगर पूछ लें सब कुछ हटाते हुए कि इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ए। उत्तर प्रदेश में अभी मैंगो फेस्टिवल बनाया गया है, 4 से 7 जुलाई तक ये चला था लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अमेगा क्लस्टर ऑफ मैंगो का भी उद्घाटन किया गया था। इसका उद्देश्य था किसानों की आय को बढ़ाना। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। जब किसानों की आय को बढ़ाने की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, तो किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य सरकार ने रखा था 2022 तक। इसके लिए एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, उस कमेटी का नाम क्या था? अशोक दलवाई कमेटी बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा नाम। मैंगो मेगा क्लस्टर के आमों को काकोरी ब्रांड के नाम से टैग किया जाएगा, जिससे काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों को सम्मानित किया जा सके। काकोरी कांड वर्ड अब नहीं यूज़ करना है हमको, क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन अब यहाँ पे कहा जाने लगा है, काकोरी इंसिडेंट को। 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया था और आज़ादी के अमृत महोत्सव की भावना के तहत इसका आयोजन किया गया था। तो अगर हमसे पूछे हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में। कब किया गया? जुलाई 8 को। बस इतना काफ़ी है। और किसने किया था? जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ
एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यहाँ पे करेगा क्योंकि हरियाली शब्द ही है, ठीक है। इस महोत्सव में क्या किया गया था, 75 नगर वनों एंड दिल्ली एनसीआर के 75 पुलिस स्टेशनों, 75 स्कूलों की भागीदारी इसमें की गई थी। 75 अवक्रमित वृक्षारोपण स्थलों पर जो है वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। पहले ऑटोनॉमस नेविगेशन फीचर के बारे में क्या कथन सही है। 4 जुलाई 2022 को जितेंद्र सिंह जी ने इंडियाज फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी की शुरुआत की, ठीक। और इसको जो है तिहान नाम दिया गया है, TIHAN, तिहान नाम दिया गया है। और ये हैदराबाद में जो है IIT हैदराबाद के कैंपस में इसको इनॉग्रेट किया गया, सही है ये। तो भारत का पहला स्वायत्त नेविगेशन फैसिलिटी क्या है, ये है तिहान, D। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ने हाल ही में संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लेस होने वाला भारत का पहला स्टेशन बन गया है। यहाँ ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पर जो है ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं, ठीक, ये सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत SBI जो है पहला डेडिकेटेड ब्रांच खोलेगा स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स जो है कौन खोलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पे खोलेगा, जाहिर सी बात है कर्नाटक में। हमारा आंसर हो जाएगा C, बोथ 1 and 2 करेक्ट, C। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 नवंबर 2022 को देश में पहली बार राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म यानी OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस शुरू करेगा। तो ये अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है केरल। केरल अपने यहाँ पर केफोन नाम से एक अपना खुद का इंटरनेट लगा रहा है, उनका खुद का OTT प्लेटफॉर्म होगा। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जुलाई 2022 में गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की वॉल में शामिल किया गया, क्योंकि गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं, ठीक है, IMF में। इस वजह से उनको पूर्व मुख्य इकोनॉमिस्ट की हॉल ऑफ फेम में या फिर वॉल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये दूसरी चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी भारत की ओर से। पहले कौन थे, रघुराम राजन थे, तो उनका भी नाम इसमें शामिल है पहले से, ये ध्यान रखना है। तो IMF की पहले चीफ इकोनॉमिस्ट कौन थे, रघुराम राजन। दूसरी चीफ इकोनॉमिस्ट इंडिया की तरफ से या फिर पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट कौन थी, गीता गोपीनाथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है। ये कई बार पुराने अपॉइंटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये चर्चा में रहे। इसके बाद जुलाई 2022 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित एक वैक्सीन का निर्माण करने की घोषणा की है। और इसको ये जो क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन होगी और इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा सर्वावैक, ठीक है, सर्वावैक। आंसर हो जाएगा C, बोथ 1 and 2 करेक्ट। इसमें हम पहले ही आपको बता चुके हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन योजना के तहत डेल्टा रैंकिंग में झारखंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। और स्त्री निधि योजना जो है ये संबंधित है तेलंगाना से। हमारा आंसर हो जाएगा C, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अपग्रेडेड आयुष वेलनेस सेंटर के बारे में क्या कथन सही है। इसको प्रेसिडेंट जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने प्रेसिडेंट स्टेट्स नई दिल्ली में आधुनिक उन्नत आयुष संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया था। देश का पहला आयुष वेलनेस सेंटर, मतलब देश का पहला आयुष वेलनेस हॉस्पिटल था। ये जॉइंट इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट का, ठीक है, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें D। हमसे अगर पूछें कि इंडिया फर्स्ट आयुष वेलनेस हॉस्पिटल जो है ये कहाँ पे खोला गया है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, प्रेसिडेंट एट स्टेट्स न्यू दिल्ली में। आंसर हो जाएगा D। इसमें हमको बताना है कि 8 जुलाई 2022 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना था, इसमें कितने गिरावट दर्ज की गई है। इसमें 8.062 बिलियन की गिरावट दर्ज की गई थी और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8 जुलाई तक कितना था, 580.252 अरब डॉलर। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें A। 7 जुलाई 2022 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने आकाशा एयर को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्रदान किया, सही है ये। इसके बाद है कि 24 जून 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के टोकन के लिए समय सीमा 30 जून 2022 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दी थी, सही है। आंसर हो जाएगा इसमें C, बोथ 1 and 2 करेक्ट। जुलाई 2022 में किस संस्थान ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि टू ऑर्गेनाइज एक्यूमुलेटेड नॉलेज इनटू अ स्ट्रक्चर्ड करिकुलम सो दैट स्टार्टअप्स इन स्मॉल टाउन कैन मीट वेरियस चैलेंजेस। तो स्टार्टअप्स के लिए प्रोग्राम शुरू किया है गूगल ने, ठीक है, गूगल स्टार्टअप स्कूल इंडिया प्रोग्राम, गूगल। ऑप्शन नंबर A। जून 2022 में यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपियन कमीशन ने किस वर्ष तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा कर देने का एक ड्राफ्ट को प्रपोज किया है। तो मतलब पूरे कीटनाशकों के उपयोग को हाफ कर देंगे 2030 तक, ठीक है, बाई 2030, वर्ष 2030 तक। ऑप्शन नंबर D।
ओला इलेक्ट्रिक ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 को अभी रोल आउट किया है, पेश किया है। लिथियम आयन सेल इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड, ओला वालों ने बनाया है। रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली ट्रेंड द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड लोकेटेड इन ओडिशा। तो अग्नि 4 जो है किस तरीके की मिसाइल है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखिएगा, अभी पूछा गया था एक पेपर में। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ठीक है, सी करेक्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-53 मिशन में सिंगापुर से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया। सही है। 20 से 23 जून 2022 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉर्लेस भारत की यात्रा पर थे और अपने पहले चरण में गोवा गए थे। किगाली रवांडा में 2022 का राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की जो बैठक हुई थी, जिसको शोगम बोलते हैं शॉर्ट में, इसमें सभी 54 राष्ट्रमंडल सदस्यों ने लिविंग लैंड चार्टर को अपनाया था, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण का जो दशक चल रहा है 2021 से 2030 तक, जिसे हम जान रहे हैं यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के नाम से 2021 से 2030 तक ही चल रहा है। ठीक है, तो उसको लागू करने के लिए लिविंग लैंड चार्टर पर मंजूरी यहाँ पर बनाई है कॉमनवेल्थ नेशंस ने। तो इसमें हमको बताना है कौन सा कथन इनकरेक्ट है। पहला कथन करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य की जो है इसका उद्घाटन किया जा चुका है। ठीक है, लेकिन एक और स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया था, ये भी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, 7 जुलाई 2022 को हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, प्रतिमा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई 4 फुट है, वजन 600 किलो है। इसको शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनाया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में 5 भाषाओं में ओपन लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्सेज का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ऑप्शन नंबर बी। तो अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में 5 भाषाओं में ओपन लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्सेज जो है कहाँ पे शुरू किया गया? हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़ और स्पेनिश। इंडियन ऑयल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्वदेशी सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का प्रदर्शन किया गया था नई दिल्ली में। 14 जून 2020 को इंडिया की कम्युनिकेशन कंपनी, यहाँ पर 20 लिख गया है, यहाँ पर 22 कर लेंगे। 14 जून 2022 को इंडिया कम्युनिकेशन कंपनी भारती एयरटेल ने अनेबल किया था इंडिया फर्स्ट मेटावर्स मल्टीप्लेक्स। ये भी सही है, आंसर हो जाएगा सी। GOL कार्यक्रम या गोल कार्यक्रम के बारे में क्या सही है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा ने सेकंड फेज लॉन्च किया गोल कार्यक्रम का। गोल कार्यक्रम का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का और मेटा का, जो कि पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य 10 लाख जो यूथ हैं उनमें इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स प्रमोट करना, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ से आते हैं। ठीक है, और उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान करना जिससे वो अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, यानी कि सारे के सारे कथन यहाँ पे सही हैं। तो इसका पहला चरण शुरू किया गया था 15 मई 2020 में, और दूसरा चरण शुरू किया गया 2 साल बाद 28 जून 2022 को। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, मेटा यानी फेसबुक का है प्रोग्राम ये। जुलाई 2022 में GST परिषद ने GST अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना के लिए कानून में आवश्यक बदलाव का सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है? तो दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है, जो रिकमेंड करेगा कि क्या नेसेसरी चेंजेस यहाँ पर लॉ में किए जा सकते हैं, जिससे कि GST अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है सेटअप किया जा सके। विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस के बारे में क्या सही है? भारत के अग्रणी नवाचार और स्टार्टअप उत्प्रेरक टी हब या तेलंगाना हब ने विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र शुरू किया है, और इसको हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव के द्वारा। ठीक है, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवाचार केंद्र स्टेशन F है। ठीक है, इसे बिजनेस इंक्यूबेटर संगठन टेक्नोलॉजी हब के नेतृत्व में तैयार किया गया है। सारे कथन सही है इसके बारे में, ऑप्शन हो जाएगा डी। जून 2022 में भारत सरकार ने वर्ष 2030 के पहले ही किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण या इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है? भारत ने टारगेट रखा है 2025-26 का। भारत 2025-26 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लेगा। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव किया जा चुका है, जो कि हमको करना था नवंबर 2022 तक। हमने इसको जून 2022 तक ही अचीव कर लिया है। जुलाई मंथ 2022 में देश का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित डेयरी संयंत्र बनाने की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो भारत का पहला डेयरी प्लांट जो कि फुली सोलर पावर्ड होगा वो कहाँ पे खोला जाएगा? केरल में। ठीक है, केरल।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। जून जुलाई 2022 में 7 दिवसीय खारची पूजा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? खारची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में होता है। ठीक है, इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें त्रिपुरा। ब्लैक ब्रेंट 9 साउंडिंग रॉकेट जो है, इसके बारे में कौन सा कथन सही? जून 2022 में नासा ने अमेरिका के बाहर वाणिज्यिक स्पेस पोर्ट से अपना पहला रॉकेट प्रक्षेपण किया है। ये है ब्लैक ब्रेंट 9 साउंडिंग रॉकेट। कहाँ से किया? यूएस के बाहर, ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से पहला रॉकेट प्रक्षेपण है और इसका उद्देश्य ब्रह्मांड के रहस्यमयी एक्सरे स्रोतों का पता लगाना। आंसर हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं। क्योंकि ये नासा का पहला ऐसा अभियान है जो यूएस के बाहर हो रहा है, तो हम एक बार इसको जरूर देखेंगे। जुलाई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 4 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो वीरेंद्र हेगड़े को किया था, इलैया राजा को किया था, वी विजेंद्र प्रसाद को किया था, ठीक है, पीटी उषा को किया था, लेकिन पीवी सिंधु को नहीं किया था। पीवी सिंधु अभी राज्यसभा के सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, सी। और राष्ट्रपति ऐसा कैसे करते हैं? अनुच्छेद 80 क्लॉज 1A के तहत करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु भारत को यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए एक बार फिर से चुना गया है। अब यहाँ पर सही कथन बताना है क्या क्या है। तो भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु वर्ष 2022 से 26 के लिए चुना गया है, ठीक है। और ये चुनाव 2003 कन्वेंशन की 9वीं महासभा के दौरान ये पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में हुआ था। यहाँ उपस्थित और मतदान कर रहे 155 देशों के दलों से भारत को 110 वोट मिले थे, ठीक। कई बार बहुत ज़रूरी हो जाते हैं ये छोटी छोटी जानकारियाँ जब भी भारत को किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए इलेक्ट किया जाता है, तो ठीक, ध्यान रखिएगा। तो किन किन देशों ने उम्मीदवारी प्रस्तुत की थी? भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और थाईलैंड ने। और इसमें से चुना गया है किसको? भारत को। तो 4 सीटें खाली थी और इसमें जो है 6 देशों ने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की थी, जिसमें से भारत को चुना गया है और भी अन्य देशों को चुना गया है। जुलाई 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। 16 जुलाई 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई है 290.070 किलोमीटर्स। क्योंकि ऐसे ये आपको थोड़े से आंकड़े पता होने चाहिए, क्योंकि जब स्टेटमेंट एग्जाम में बनाते हैं तो लिखते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 300 किलोमीटर से अधिक है, तो आपको पता होना चाहिए 300 किलोमीटर से कम है ये। और ये एक्सप्रेसवे 7 जनपदों से होकर के गुजरेगा जिनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जानकारी हो गई। इसके अलावा और भी हमने डीप जानकारी रखी है कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में अगर पूछ लें, कैथरी विलेज जो कि उराई तहसील में जालौन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है, वहाँ पे स्थित है, ठीक। परियोजना का प्रारंभ स्थल क्या है? झांसी इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग संख्या 35 भरतकूप के पास जनपद चित्रकूट में। अंतिम स्थल क्या है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ग्राम कुदरैल के पास जनपद इटावा में। और संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? बागेन, केन, श्यामला, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किसके साथ कार्यान्वयन भागीदारों के रूप में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो बेंगलुरु में शुरू किया जा रहा है पायलट तौर पर, उसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का सहयोग लिया जा रहा है। ए। अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस के बारे में क्या कथन सही है? 8 जुलाई 2022 को भारत अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां मेंबर बना, सही। चाइल्ड अब्यूज़ डेटाबेस, ये प्रोजेक्ट इंटरपोल के द्वारा रन किया जाता है, सही। और ये डेटाबेस अलाउ करता है जिससे विक्टिम्स, अब्यूज़र और क्राइम सीन के बीच कनेक्शन स्थापित किया जा सके ऑडियो विजुअल डेटा के माध्यम से, सही। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है। जुलाई मंथ 2022 में किस धार्मिक नगर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? ये है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है वाराणसी, ठीक है। एससीओ का जो समरकंद शिखर सम्मेलन होना है, ये कब होना है? 15 से 16 सितंबर को ये एससीओ समिट होगी समरकंद में, उज्बेकिस्तान में। और उसके बाद एससीओ की चेयर मिल जाएगी भारत को वर्ष 2023 के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जुलाई मंथ 2022 में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा किस नाम से एक शुभंकर या मैस्कॉट लॉन्च किया गया है? इसका मैस्कॉट का नाम है जागृति, ठीक है, जागृति, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा जारी करने वाला पहला राज्य बना है भारत का? हमने बताया आपको, केफोन नाम से केरल ने लॉन्च किया है, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के नाम से अपना खुद का इंटरनेट। भारत रंग महोत्सव के बारे में क्या कथन सही है? इसका आयोजन स्थल क्या है? दिल्ली है। 16 जुलाई से 14 अगस्त तक आयोजन होना है इसका। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जाना है एनएसडी के द्वारा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा। और 5 अन्य शहरों में भी इसका आयोजन होगा, यानी कि भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु, मुंबई में, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं। हाल ही में किसने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है? ओडिशा में चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण केंद्र से ये उड़ान परीक्षण किया गया है। तो ये सब परीक्षण जो कौन करता है? डीआरडीओ करता है, आपको पता है, ए।
तो अभ्यास अगर पूछ ले क्या है, अभ्यास है एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसका परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। काटसा प्रतिबंधों के बारे में क्या सही, जुलाई 2022 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक संशोधन पारित किया है जो काटसा प्रतिबंधों से भारत को कुछ कंपनसेशन या एग्जम्पशन छूट प्रदान करता है। यह काटसा प्रतिबंधों के तहत भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए भी छूट प्रदान करता है। काटसा संशोधन भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी रो खन्ना द्वारा तैयार और पेश किया गया था। तो ये कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि काटसा प्रतिबंध जो है ये किसी भी कंट्री को उनके अलावा कोई और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो है प्रतिबंध लगाते हैं। तो ये प्रतिबंध से अब मुक्त हो जाएगा भारत, और अमेरिका के अलावा उनके रीबल यानी कि रशिया से भी ये डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। जुलाई 2022 में नालसा के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने किस राज्य में भारत की पहली AI पावर्ड एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया है। राजस्थान के जयपुर में जो है इस अदालत का लोकार्पण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली AI पावर्ड एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत है ये, और इसके अध्यक्ष मतलब नालसा के अध्यक्ष यू ललित ने इसको पेश किया, जो कि आगे चल के हमारे CJI भी हो सकते हैं, यू ललित। जुलाई 2022 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में 29 सदस्यीय समिति का सृजन किया था। तो संजय अग्रवाल कमेटी ये कहलाएगी। संजय अग्रवाल कमेटी ये देखेगी कि किस तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मोर इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, कि इसमें जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, संजय अग्रवाल कमेटी। देश के पहले निफ्टी 50 ETF फंड ऑफ फंड के बारे में कौन सा कथन सही है। क्वांटम म्यूचुअल फंड द्वारा देश के पहले निफ्टी 50 ETF फंड ऑफ फंड जारी किया गया है, सही। और हितेंद्र पारिक जो है मैनेजर हैं स्कीम के, ये फंड फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टर्स को कि वो टॉप 50 निफ्टी ऑफ इंडिया जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, टॉप 50 निफ्टी में, लेकिन उनको अकाउंट करने की ओपन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जुलाई 2022 में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। रेमिटेंस के आंकड़े आते रहते हैं, यानी प्रेषित धन जो है कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है। जुलाई 2022 में हमेशा की तरह भारत ने जो है सबसे ज़्यादा प्रेषित धन या फिर प्रेषण या फिर रेमिटेंस प्राप्त किया था, सही। और भारत ने जो है 87 बिलियन का रेमिटेंस पास किया था $US में वर्ल्ड बैंक के अनुसार। और इसके बाद चाइना और मैक्सिको का नंबर आता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पर सही है, डी। जुलाई 2022 में इन्फोसिस द्वारा किस देश की कंपनी बेस लाइफ साइंसेज का अधिग्रहण किया गया है। डेनमार्क की कंपनी बेस लाइफ साइंस, इसका अधिग्रहण कर लिया है इन्फोसिस ने, ऑप्शन नंबर ए। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष तक रक्षा उत्पादन में 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, जिसमें निर्यात में 35,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। तो इतना जो है किया जाएगा कब तक, 2025 तक, ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक। पोलैंड की सरकार ने जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं और अन्य लोगों को सम्मानित किया है। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड पर सोवियत संघ के आक्रमण से भागकर पोलिश भागने वाले शरणार्थियों को शरण दी थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेलीगेशन भेजा था फॉर्मर रॉयल्स का, जिसमें प्रिंस संभाजी राजे, संयोगिता राजे, छत्रपति ऑफ कोल्हापुर, ये सब शामिल थे, जो कि जामनगर रियासत से पोलैंड गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको भेजा था, सही है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 27 जून 2022 को किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक एक रिपोर्ट जारी की थी। और ये इस तरीके का पहला अध्ययन था जिसमें भारत में गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ एडवाइजरी जारी की गई थी और इसमें कुछ स्टडी की गई थी। तो ये रिपोर्ट थी नीति आयोग की, ऑप्शन नंबर ए। पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग अभ्यारण्य जो है स्थापित होने वाला है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। डुगोंग के संरक्षण के लिए, जिसको सी काऊ भी कहा जाता है, इनके लिए भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के समीप पाक की खाड़ी में बनाया जाएगा। डुगोंग संरक्षण के लिए इसे भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में स्थापित किया जा रहा है, सही है। 500 किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत होगा पाक की खाड़ी में, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा सही, ठीक है, डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है। चूंकि डुगोंग जो है विलुप्त होने की कगार पर है, इस वजह से इनके कंजर्वेशन के लिए ये संरक्षण केंद्र या फिर संरक्षण रिजर्व अभी क्रिएट किया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग एंड GIS प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के उद्देश्य से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से एक वेब जियो पोर्टल परिमाण विकसित किया गया है, जो शुरू में NCR क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाएगा, सही है। 7 जुलाई 2022 को भारत तीसरी बार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में 2022-2026 की अवधि के लिए चुना गया है। दोनों कथन यहाँ पे सही है। तो परिमाण जो है क्या है, एक वेब बेस्ड जियो पोर्टल है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया है और ये NCR रीजन में शुरू में इस्तेमाल में लाया जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन यहाँ पे सही है। जुलाई मंथ 2022 में किस देश में लगभग एक दशक बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया था। ये दर्ज किया गया था अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी। आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पोलियो को भारत से एलिमिनेटेड कब घोषित किया गया था।
EFIR सिस्टम के बारे में क्या सही है? मोबाइल चोरी, दोपहिया वाहन चोरी जैसे रिपोर्ट जो है अब EFIR प्रणाली के माध्यम से गुजरात में लिखाए जा सकेंगे। ठीक है, ई गुज कॉप प्रोजेक्ट के तहत EFIR सिस्टम और ई गवर्नेंस सिस्टम के इनिशिएटिव के रूप में इसको शुरू किया गया है। सही है, आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उद्यमिता पखवाड़ा का आयोजन किया गया था 1 से 15 जुलाई के बीच। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने ICICI बैंक, HDFC बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के IT संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी संरचना के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, इसके बाद है कि 13 जुलाई 2022 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेपाली पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, नेपाल सिटीजनशिप एक्ट 2006, जिसके मतलब ये एक्ट पारित किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2022, जिससे 2006 में जो उनका मतलब सिटीजनशिप एक्ट था उसमें संशोधन किया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं। तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड रेल लाइन के बारे में क्या कथन सही है? जुलाई 2022 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये जो है 2798.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। इसकी लंबाई 116.65 किलोमीटर होगी और ये 2026-27 तक पूरी हो जाएगी। तो ये सारे कथन सही है इसके बारे में, आंसर हो जाएगा डी। हरियाणा के पंचकुला में जो है अभी निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी गई है पीयूष गोयल जी के द्वारा। ठीक है, और ये जो है 17वां कैंपस होगा देश में निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का। बेपी कोलंबो मिशन 2018 में लॉन्च किया गया था और ये यूरोपियन मिशन था। इसमें जो है जापानीज एजेंसी JAXA भी शामिल है। तो ये किस प्लैनेट के लिए है? ये है मरकरी के लिए यानी कि बुध के लिए। स्किल इंडिया मिशन की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है 15 जुलाई 2022 में। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था भारत में, 7वीं एनिवर्सरी मनाई गई है बी। जुलाई 2022 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 5 नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है। इनमें से कौन सा एक रामसर स्थल उन 5 रामसर साइट्स का हिस्सा नहीं बना है, आपको बताना है। ठीक है, तो पल्लीकरनई मॉर्श रिजर्व फॉरेस्ट ये अभी रामसर साइट घोषित किया गया भारत में। पिशावरम मैंग्रोव भी रामसर साइट घोषित किया गया है। कारीकली बर्ड सेंचुरी भी, पाला वेटलैंड भी, लेकिन दिहिंग पटकाई नहीं। दिहिंग पटकाई तो एक नेशनल पार्क है जो कि असम में है। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा सी, इसको नहीं शामिल किया गया। बाकी 5 स्थल कहाँ कहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है और कहाँ कहाँ किस राज्य में, ये भी एक बार देखिएगा। और अब जो है रामसर स्थलों की संख्या जुलाई 2022 तक कितनी पहुँच गई है? 54 भारत में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 से 4 जुलाई तक उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। किस हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जाएगा, जो कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद भारत का दूसरा कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा? तो भारत का और एशिया पैसिफिक क्षेत्र का पहला तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरा बनेगा लेह एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी चर्चा में आया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ विश्व के सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट के निर्माण का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तरुण विजय के नेतृत्व में NHAI की टीम ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में राजस्थान के मानगढ़ी पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सही, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में 28 जनवरी से 26 फरवरी तक पहले सरकार समर्थित शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी की जाएगी? तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में दिल्ली में यमुना नदी पर कालिंदी कुंज घाट पर नमामि गंगे अमृत वाटिका की स्थापना की है। सही है ये। और श्रेया लिंका जो ओडिशा से हैं, ये भारत की पहली के पॉप स्टार बनी है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है, कोई भी गलत नहीं है, डी। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और पूर्व विश्व नंबर 1 लेटिन हैविट को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सही। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने PSLV C-53 मिशन को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया था। सही। और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी NAPS जो है ये अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पार्ट बनेगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ये कब आई थी? ये आई थी आपकी जनवरी 2013 में, ध्यान रखिएगा। DBT कब आई थी? 2013 में। ये मोदी सरकार में नहीं आई है स्कीम, जबकि कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं। भारत और ब्रिटेन संयुक्त रूप से राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम स्थापित करेंगे और संयुक्त राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की मेजबानी न्यू दिल्ली करेगा। सही, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट, सी। यूपी स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा सफल स्टार्टअप वाला है? तो ये है गाजियाबाद, सी। लखनऊ दूसरे पर है, कानपुर तीसरे स्थान पर है, वाराणसी को चौथे स्थान पर जगह मिली है। इसराइल का संगठन जो है ब्लिंक उसने जारी किया है ये आंकड़ा। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी के तहत नोएडा में 4 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, पहले 3 बनाए जाने थे, लास्ट ईयर जनवरी में न्यूज़ आई थी, लेकिन अब 4 बनाए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और नीति के तहत
15,950 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 4 डेटा सेंटर ही बने हैं कुल मिला के। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रोनाल्डो सिंह ने सीनियर डिवीजन में रजत पदक जीता है और कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले पहले साइक्लिस्ट हैं रोनाल्डो सिंह। पोस्टमैन प्रेमलाल, जिन्होंने 32 किलोमीटर इन एक्सेसिबल एरिया में हिमाचल प्रदेश में एक मेल डिलीवर किया था, उन्हें हाल में यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव द्वारा मेघदूत अवार्ड से सम्मानित किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 7 से 12 साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को मंजूरी दे दी है। और बैट्समैन दीपक हुड्डा जो है ये 4th इंडियन बैट्समैन बने हैं जिन्होंने मेंस T20 क्रिकेट में सेंचुरी लगाई है। रोहित शर्मा, सुरेश रैना, केएल राहुल के बाद वो जो 4th हैं कुल मिलाकर जिन्होंने T20 क्रिकेट में सेंचुरी लगाई है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया था, उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव नगर कर दिया था, धाराशिव कर दिया था, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था डायमंड लीग में स्टॉकहोम में, जो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 89.94 मीटर का थ्रो करके। ये हमने बताया आपको, केवल 6 सेंटीमीटर से उनका थ्रो 90 मीटर नहीं पहुंच पाया था। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। नागपुर में फुटाला झील में विश्व का सबसे ऊंचा फव्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। और शिक्षा मंत्रालय ने 2019-20 के लिए जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGID जारी किया है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। जिस फव्वारे के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस तरीके का होगा, पार्क में जो है AR रहमान का म्यूजिक बजेगा और ये फव्वारा जो है फुटाला लेक में इस तरीके का रहेगा। तो बताया जा रहा है इस फाउंटेन का उद्घाटन जो है 15 अगस्त को होगा, इंडिपेंडेंस डे के दिन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाल ही में किस देश की बैटी नैश नामक 86 वर्षीय महिला को सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में मान्यता मिली है? तो किस देश की हैं ये बताना है, ये अमेरिका से हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा सवाल है कि 10वीं शताब्दी की बनी हुई योगिनी की मूर्ति 1980 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के लौरी ग्राम पंचायत के लोखरी गांव, जो कि अब चित्रकूट जिले में आता है, यहाँ से चोरी हो गई थी। ये मूर्ति जो है किस देश से वापस आ रही है? तो ये वापस आ रही है लंदन से, ऑप्शन नंबर ए। सही कथन चुनना है। स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 35 रन स्कोर हुए थे, हालांकि 6 एक्स्ट्रा से थे और 29 रन बुमराह के बैट से थे। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित होगा, ये कई बार से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। भारतीय नौसेना की सैन्य टुकड़ी ने शीशेल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह की मिलिट्री परेड में जो है भाग लिया था और यहाँ पर तिरंगा फहराया था। INS कोलकाता द्वारा निर्मित नौसेना के स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को 29 जून 2022 को ही पोर्ट विक्टोरिया में तैनात कर दिया गया था। तो ये भी सही है, हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया था, ये बता चुके हैं आपको। विश्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अब दुनिया भर के खाते के स्वामित्व में वृद्धि हुई, यानी कि अकाउंट जो लोग खोल रहे हैं उनमें नंबर में वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर सी। मैनपुरी के गणेशपुरा नामक जगह से खेतों में ताम्र पाषाण काल के ताम्र हथियार मिले हैं, ठीक है। चालकोलिथिक पीरियड के कुछ वीपन्स मिले हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से एक्सकवेशन में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2022 जारी की है, सही है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया था और कैटलाइजिंग द न्यू इंडिया डेकेड थीम थी और डिजिटल इंडिया भाषणी का भी शुभारंभ किया था, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर सभी कथन सही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त के दौरान भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जाएगी। RBI ने जून 2022 में अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की थी। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के बारे में क्या सही है? लिस्बन डिक्लेरेशन यहाँ पर हुई थी इस महासागर सम्मेलन में, जिसका मतलब कह सकते हैं डिक्लेरेशन थी आर ओशियन आर फ्यूचर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 150 से अधिक कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और एग्री किया था कि साइंस बेस्ड इनोवेटिव एक्शन यहाँ पर लिए जाएंगे ओशन इमरजेंसीज के लिए। लिस्बन डिक्लेरेशन टेक्स इनटू अकाउंट कैपेसिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज, मेनली स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड लेस डेवलपिंग कंट्रीज। तो लिस्बन घोषणा में विकासशील देशों, मुख्य रूप से छोटे द्वीप और विकासशील राज्यों यानी देशों और कम विकसित देशों के द्वारा जो चुनौतियां सामने की जा रही हैं उस पर भी विचार करते हुए यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। ऑल एंड ऑल बात यह है कि लिस्बन डिक्लेरेशन अगर आ जाए तो किससे एसोसिएटेड है? तो ये ओशियन कंजर्वेशन से एसोसिएटेड है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि सारे कथन सही हैं। तुलसी मानस प्रतिष्ठान भोपाल में श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा। 2025 के आखिर तक भारत नैनो यूरिया के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद भारत ने एकीकृत भुगतान प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए सिंगापुर, UAE और फ्रांस के साथ समझौता किया है, सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सारे कथन सही है। फोर्ब्स के अनुसार 34 वर्षीय महिला रिहाना अमेरिका की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड जो है बिलियनियर बनी है, सही है।
और यूक्रेन की गणितज्ञ मेरीना विजाजोस्का को प्रतिष्ठित फील्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट। ठीक, मैंने आपको शायद बता दिया था कि मेरीना शायद ईरान से है, नहीं ईरान से नहीं है। ठीक, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच 36वें नेशनल गेम्स कहाँ पर होंगे? गुजरात के 6 शहरों में। जापानीज रिसर्चर्स ने वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड रैट अभी बनाया है फ्रीज्ड ड्राइड स्किन सेल्स के माध्यम से। सिमोना बिल्स को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उससे सम्मानित किया जाएगा अमेरिका में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिमोना बिल्स जो है किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, ये जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। ठीक, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर भारत में 9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया था और भारत का रक्षा निर्यात वर्ष 2021-22 में 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े के अब तक के उच्चतम शिखर को पार कर चुका है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है ये कहाँ पे खोला जाएगा? दिल्ली के होलांबी कलां में। दिल्ली जो है ई वेस्ट जनरेट करने के मामले में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद 5वें नंबर पर आता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। पहले नीरज चोपड़ा बनने वाले थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कॉमनवेल्थ गेम्स से ही बाहर हो चुके हैं चोट के कारण, तो वो नहीं बन पाए हैं। उसके बाद अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य है पंजाब। एलिना रिबाकिना जो है ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली महिला टेनिस प्लेयर बनी। सही, हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। हाल ही में नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट निर्यात किया है। सीमेंट की पहली खेप उत्तर प्रदेश के सनौली बॉर्डर के जरिए सीमेंट की 3000 बोरी भेजी गई थी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने निक किर्गियोस पर जीत दर्ज करके अपना 7वां विंबलडन पुरुष 2022 का खिताब जीता और कुल मिलाकर उनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। ठीक, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। G7 सदस्य एक ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब बनाने पर सहमत हुए हैं। सही, और भारत की 94 वर्षीय भगवानी देसवाल ने विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण 2 कांस्य पदक जीते थे। 1 स्वर्ण तो बता दिया था हमने, 2 कांस्य पदक भी जीते थे इन्होंने, ऑप्शन नंबर सी। केरल के कोल्लम में देश के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई थी। ठीक है, 21 जुलाई 2022 को स्वतंत्रता सेनानी उमेश चंद्र बनर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई थी और वो वकील के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास का रिवीजन करवा दिया हमने आपको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 1 और 2 बोथ करेक्ट। 19 वर्षीय जानवी पहली भारतीय छात्रा हैं जिन्होंने अमेरिका स्थित नासा लॉन्च ऑपरेशंस कैनेडी स्पेस सेंटर में इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा किया है। ठीक, इसके बाद गुजरात में एक व्यक्ति में दुनिया का दुर्लभतम ब्लड ग्रुप खोजा गया है, EMM निगेटिव। इस ब्लड ग्रुप वाला भारत का पहला केस है और विश्व का 10वां केस ये देखा गया था। तो ये बड़ा रेयर ब्लड ग्रुप खोजा गया था इनमें। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, बोथ 1 और 2 करेक्ट। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है और भारत का पहला हर घर जल सर्टिफाइड राज्य कौन सा था? गोवा था। भारत ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी के तहत 3 साल के लिए 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाला है। तो बस ये ध्यान रखिए कि क्रिटिकल मिनरल्स के लिए पार्टनरशिप हमने किस कंट्री के साथ की है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्रिटिकल होगा। अभिनेता अक्षय कुमार को राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक टैक्स प्रदान करने के लिए, सर्वाधिक टैक्स जमा करने के लिए टैक्स पेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स को जमा करते हैं, उनको जो है टैक्स पेयर अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, डी। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संकट के समय दोनों नेताओं के बीच तुलना करते हुए सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर जेलेंस्की उनको दिया था। उन्होंने कहा था कि विंस्टन चर्चिल के समान उनकी लीडरशिप है। ठीक, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे उन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया। नीति आयोग ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन भारत में डीप कार्बनाइजेशन के अवसर, यानी हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप कार्बनाइजेशन इन इंडिया, इस नाम से रिपोर्ट जारी की थी। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। भारतीय ट्रिपल जंपर एल्दोस पॉल ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जगह बनाई थी फाइनल में और ऐसा करने वाले भी पहले भारतीय बने थे। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है कब से कब तक चल रहा है? 2021 से 2030 तक। ठीक, आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। पहली बार 2 भारतीय नीरज चोपड़ा और रोहित यादव विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के जैवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे थे। सही है। इसके बाद है कि अगस्त सितंबर 2022 में होने वाला एशिया कप 2022 में श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर अनरेस्ट चल रहा है, इस वजह से इसका आयोजन UAE में होगा। सौरव गांगुली जो BCCI का हेड है उन्होंने इसकी सूचना दी थी। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। अभी पार्थ मुखर्जी जो है न्यूज़ में है, ये जो है स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं फॉर्मर, और कैबिनेट मिनिस्टर थे बंगाल में। अब तो खैर इनकी सारी पोस्ट छीन ली है पार्टी ने। ठीक है, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम से इनका नाम जोड़ा जा रहा है। और किगाली रवांडा में जो 2022 राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक हुई थी उसमें लिविंग लैंड चार्टर को अपनाया गया था। सही है, आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट, सी। डिजिटल व्यापार का संवर्धन करने के लिए ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट के बाद दक्षिण कोरिया के साथ अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय डेटा साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही। और युगांडा ने अभी देश में
31 मिलियन मीट्रिक टन सोने के भंडार की खोज की है। सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समागम किया था वाराणसी में, हम बता चुके हैं आपको। ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस ये विश्व बैंक ने जारी किया, अभी बता चुके हैं आपको। जुलाई 2022 में डेरेशो स्टॉर्म सिस्टम ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मिनेसोटा, नेब्रास्का और इलिनॉइस राज्यों में प्रवेश किया था, प्रांतों में। तो ये क्या है, एक स्टॉर्म सिस्टम है डेरेशो, ठीक। और कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट बनेगा भारत में जिसके पास अपनी स्पेशल रिसर्च और डेवलपमेंट पॉलिसी होगी। सही है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सही है? इसका उद्घाटन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया था और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, सारे कथन सही है, 1, 2 and 3, ठीक है, सी 1, 2 and 3। भारत और स्वीडन ने अपनी संयुक्त पहल लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड आईटी के भाग के रूप में स्टॉकहोम में एक उद्योग संक्रमण वार्ता की मेजबानी की थी। सही। और डेनियल मेडवेडेव ने 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच की जगह अपने करियर में दूसरी बार एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बने थे। मतलब डेनियल मेडवेडेव कभी जो है नंबर 1 पर नहीं पहुंचे थे, नंबर 1 पर पहुंचे। अक्सर जो है 3 ही लोग हमेशा रैंकिंग में टॉप पर होते थे, कभी जो है नोवाक जोकोविच होते थे, फिर दूसरे होते थे, फिर तीसरे। डेनियल मेडवेडेव जो है पहली बार जो है रैंकिंग फर्स्ट पर आए हैं, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मलेशिया के वरिष्ठ रक्षा मंत्री वाईबी दातो सरी हिशामुद्दीन तुन हुसैन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और मलेशिया भारत रक्षा सहयोग बैठक, जो कि बिडकॉम है, इसके तहत वर्तमान रक्षा सहयोग गतिविधियों और रक्षा तंत्र को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया था। हमारे लिए ध्यान में क्या रखना है कि मिडकॉम जो है ये क्या है, एक डिफेंस पैक्ट है हमारा, मलेशिया और मतलब मलेशिया और भारत का ये एक डिफेंस पैक्ट है मिडकॉम, ठीक है, सी।